बोलते हैं भारत चीन संबंधों में बेहतरी के प्रयास, क्या प्रयास हुए हैं। अब थोड़ा सा दक्षिण चीन सागर विवाद चला है तो उसके बारे में संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, क्या है ना। बेसिकली दक्षिण चीन सागर में चाइना कर क्या रहा है बच्चों, वो कृत्रिम टापू का निर्माण कर रहा है ना। मैप थोड़ा सा मिस हो गया है आज। आर्टिफिशियल टापू का निर्माण कर रहा है और दक्षिण चीन सागर में जो है एक आर्टिफिशियल, जैसे अगर आप ऐसे आप समझे, मान लीजिए ये चाइना का अगर ये पार्ट है तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसमें 9 डैश लाइन खींच करके, कृत्रिम नॉट डैश लाइन खींच करके 1947 में ही चाइना के द्वारा दक्षिण चीन सागर पर अपना आधिपत्य बनाया गया है ना, स्थापित किया जा रहा है। कृत्रिम टापू का निर्माण कर रहा है। क्यों टापू बना रहा है? जो अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम बाउंड्री है अनक्लॉस, सुना होगा, एक जैसे एक यूएन का कन्वेंशन है अनक्लॉस, सुना है? समझिए क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन और द लॉ ऑफ सीज। बेसिकली कहता क्या है कि जो मैरीटाइम बाउंड्री होती है किसी भी राष्ट्र की, जो मैरीटाइम बाउंड्री, उसको ये 3 भागों में बांटकर बताता है। बेसिकली ये क्या है, एक संधि है, 1982 में इस पर साइन हुआ और 1994 से यह लागू हुआ। समुद्री कानून अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है ना, पूरे दुनिया के देशों के मध्य कैसे व्यापार को लेकर संचालित किया जाए, कैसे समुद्री सीमा का निर्धारण करें, ये सब अनक्लॉस के जरिए होता है। और यूनाइटेड नेशन का ये कन्वेंशन है। बेसिकली ये कहता है किसी भी राष्ट्र की समुद्री सीमा कैसे निर्धारित होती है, तो कहता है कि 3 क्षेत्र हैं, है ना। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत की लंबी चौड़ी समुद्री सीमा है। वैसी स्थिति में अगर लंबी चौड़ी समुद्री सीमा है तो सीमा का निर्धारण कैसे किया जाए। एक सेकंड बच्चों बस। हाँ, तो समुद्री सीमा का निर्धारण के लिए अनक्लॉस का नियम बताता है। यह नियम क्या कहता है कि किसी भी राष्ट्र के समीपवर्ती 12 नॉटिकल माइल तक जो पानी है, यानी टेरिटोरियल सी का वो पार्ट होगा और उस पर पूर्ण नियंत्रण उस राष्ट्र का होगा, उसके सॉवरेन जो है उसका सॉवरेंटी उस पर लागू, कहने कि उसका संप्रभु सीमा होगा। तो पहले पार्ट में कहता है कि टेरिटोरियल सी, ये क्या है, राष्ट्र की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल लगभग 1.85 है ना किलोमीटर होता है ना, तो लगभग इसको 21-22 किलोमीटर के आसपास होगा। 12 नॉटिकल माइल की होती है, जिस पर उस राष्ट्र का संप्रभु अधिकार होता है, अधिकार क्षेत्र होता है। कहने का मतलब अगर इसको फिगर से आप समझे, जैसे मान लो भारत का ये मुख्य भाग है, तो ये जो 12 नॉटिकल माइल है, नॉट किलोमीटर, समुद्र में दूरी हम नॉटिकल माइल से नहीं, इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल सी। इसके अगले 24 नॉटिकल माइल तक इसको कहते हैं कॉन्टिगुअस सी, और इसके अगले 200 नॉटिकल माइल तक इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना, जिस पर राष्ट्र का नियंत्रण। क्या है दक्षिण चीन सागर विवाद, बाद में समझेंगे, पहले इसको समझिए कि समुद्री सीमा का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय कानून या प्रावधान कैसे करता है। तो आप देख सकते हैं कि टेरिटोरियल सी क्या हुआ, किसी भी राष्ट्र की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से 12 नॉटिकल माइल तक, उस पर पूर्ण कंट्रोल होता है, किसका, उस राष्ट्र का। और उसके बाद अगली यानी मुख्य भूमि से 24, उसको कहते हैं कॉन्टिगुअस जोन। तो सेकंड पार्ट में क्या आता है, अगर हम देखें, इसको कहते हैं कॉन्टिगुअस जोन। ये क्या हो गया, मुख्य भूमि से 24 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र पर उस राष्ट्र को कस्टम ड्यूटी आदि लगाने का अधिकार है। यानी जो कंटिगुअस जोन है उससे अगर होकर कोई शिप जाता है ना। हाँ, कई लोगों को देर से पता चला होगा, मैसेज डिले गया है, आफत आ गए नूतन, है ना। हाँ, हो चुका है, कोई नहीं पता तो चल गया, अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो मुख्य भूमि से 24 नॉटिकल माइल क्या हो गया, कॉन्टिगुअस जोन। अगला जो है वह 200 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल जो है वो लगभग 1852 मीटर के आसपास होता है ना। अब अगले 200 नॉटिकल माइल को इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। ये क्या है, तो किसी भी राष्ट्र की मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र में, है ना, जैसे तेल एवं गैस या अन्य संसाधन तक उस राष्ट्र की पहुंच होती है। अब देखो चाइना कर क्या रहा है ना, चाइना कर क्या रहा है, जो दक्षिण चीन सागर है, अगर हम कहें तो एक मोटी मैंने आपको समझाने के लिए मैप बनाया है। ये जो दक्षिण चीन सागर है, इसमें अगर आप देखें तो यहां ताइवान है, इधर आप देखें तो कई देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई, इधर आप देखें तो जापान का पार्ट है, इधर दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया वगैरह है, इधर कई जो देश हैं, इसके नीचे भी। तो एक आर्टिफिशियल 9 डैश लाइन खींच दिया समुद्र में, है ना। पहले 11 डैश लाइन था, बाद में उसको 9, और इस पर चाइना अपना दावा रखता है। इसमें कई आइलैंड है, जैसे स्पार्टली, पैरासिल, स्कारबोरो, ये सब जो है उस पर चाइना कृत्रिम टापू का निर्माण कर रहा है, अपना नौसैन्य अड्डा बना रहा है। चाइना ऐसा क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर बेसिकली इंडियन
ओशन को क्या करता है, पैसिफिक ओशन में जोड़ता है, मलक्का स्ट्रेट के बाद से पूरा का पूरा पार्ट। और चाइना के टोटल ऑल इंपोर्ट का लगभग 80% इसी रास्ते से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भी 55 से 60% जो इस रास्ते से गुजरता है। तो अपनी प्रभुता को बनाए रखने के लिए, अपनी मजबूत दावेदारी को इस क्षेत्र में बनाए रखने के लिए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बढ़ाने के लिए चाइना, जैसे मान लीजिए यहां कोई टापू है का निर्माण कर दे रहा है, यहां कोई टापू का निर्माण कर दे रहा है और यहां पर आर्टिफिशियल सैंड फिलिंग के जरिए यहां कृत्रिम टापू बना रहा है, कई जगह उसने अपना नौसेना अड्डा बना लिया है। अब इसको लेकर दक्षिण चीन सागर में जितने देश हैं, चाहे वियतनाम हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे ब्रुनेई हो, चाहे इंडोनेशिया हो, इन सब से विवाद है, कई देश हैं। ये चर्चा में था, अभी ऐसा नहीं है हमारे लिए कि दक्षिण चीन सागर को लेकर इंडिया का स्टैंड क्या है, वो इंपॉर्टेंट है मनीषा। बस आप समझ लें कि चाइना क्या कर रहा है, दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में आर्टिफिशियल कृत्रिम टापू का निर्माण करके अपना ईईजेड को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में तेल और गैस के भंडार है, इस पर उसकी नजर शुरू से है। दूसरा, पड़ोस में जापान के साथ उसके कटुतापूर्ण संबंध है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे संबंध नहीं है। तो जापान या ऑस्ट्रेलिया या साउथ कोरिया से चाइना के उतने बेहतर संबंध नहीं है। इधर दक्षिण में आसियान देश है, आप सभी जानते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों। तो ऐसी स्थिति में चाइना दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है और इसी को लेकर समस्या है कि अगर चीन अपना नौसेना अड्डा बनाएगा तो जो अंतरराष्ट्रीय जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है ना, जो नौवहन की स्वतंत्रता है वो खंडित होगी, कहीं ना कहीं चाइना का दबदबा रहेगा। और इसको लेकर वियतनाम, फिलीपींस, ये सब जो है अंतरराष्ट्रीय कोर्ट तक गए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जहां पर चाइना के विरुद्ध में जो है फैसला हुआ है। चाइना इस चीज को मानना नहीं चाहता। और अमेरिका चीन के मध्य संबंधों में करवाहट का एक प्रधान कारण यह भी है क्योंकि वियतनाम के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन है किसके, यूएसए के। वियतनाम के साथ सामरिक संबंध किसके हैं, भारत के हैं। आप सभी जान रहे हैं कि अब जो है धीरे धीरे वियतनाम में चीन, अमेरिका की बहुत सारी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही है। चाइना पे जो मिसट्रस्ट हुआ अमेरिकन कंपनियों का, उसके कारण धीरे धीरे कंपनी कहां शिफ्ट हो रही है, वियतनाम में, इंडिया में। तो चाइना दक्षिण चीन सागर में अपनी प्रभुता को बनाए रखने के लिए, इस क्षेत्र पर अपना दबदबा को कायम रखने के लिए यहां पर आर्टिफिशियल टापू का निर्माण कर रहा है, नौसेना अड्डा बना रहा है। और इसको लेकर यही दक्षिण चीन सागर विवाद पिछले 8-10 वर्षों से अंतरराष्ट्रीय मंच पर आप सुनते आ रहे हैं। इसी दक्षिण चीन सागर विवाद में चीन की प्रभुता को काउंटर करने के लिए क्वाड जैसा संगठन बना। ऑकस का नाम सुना होगा, AUK, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जो दक्षिण चीन सागर में चीन को काउंटर करने के लिए, है ना, चीन को साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी में प्रतिसंतुलित करने के लिए अमेरिका की नीति क्या रही है। अमेरिका बार बार क्या कहता है कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, वो बाधित ना हो, इस पर चाइना का डोमिनेंस होगा। चीन की नौसैन्य बेड़ा इस क्षेत्र में अगर गतिविधि करेगा तो उससे व्यापार पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जो मुक्त एवं फ्री ट्रेड इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत है, उसको कहीं ना कहीं चाइना बाधित करना चाहता है। तो अमेरिका इसके लिए क्या कर रहा है, क्वाड का गठन किया, जिसमें 4 देश, आप सभी कई बार इन सब की चर्चा हुई है, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा आपने सुना होगा ऑकस, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यू फॉर यूके और यूएस। ये इसमें 3 देश हैं, कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम। अमेरिका कर क्या रहा है, वियतनाम के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है, सामरिक समझौता किया है। भारत ने भी वियतनाम के साथ सामरिक समझौता किया है। अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय में यह मामला गया है ना, आइए जितने लोग देर से जुड़े हैं सबका स्वागत है। देर से सूचना मिली इसलिए कई लोग अब जुड़ रहे हैं। स्वीटी, मुनाजिरा, सर्वेश, निशार, सबका स्वागत। कुछ नहीं छूटा आपका, 5-10 मिनट। दक्षिण चीन सागर विवाद वो अभी उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन न्यूज में आता रहता है। तो साउथ चाइना सी में चाइना को अगर काउंटर करना है तो अमेरिका कर क्या रहा है, जैसे क्वाड जैसा संगठन बनाया, ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वियतनाम के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर किया है, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका पूरे एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सामरिक दृष्टिकोण से नजदीक है, मेजर डिफेंस पार्टनर आपको बनाया है ना। इंडो पैसिफिक टेरिटरी में भारत एक मजबूत स्तंभ है अमेरिकी विदेश नीति का। तो ये दक्षिण चीन सागर विवाद पिछले 10 सालों से चला आ रहा है और चाइना अपने प्रभुता को बनाए रखने के लिए यहां पर हमेशा अपना नौसैन्य बेड़ा तैनात रखता है, जिसको लेकर युद्ध जैसी परिस्थितियां अक्सर बनती रहती है ना। तो यही हमने जो पढ़ा था दक्षिण चीन सागर विवाद में भारत क्या कहता है, भारत का स्टैंड क्या, ये हमारे लिए जरूरी है। भारत क्या कहता है दक्षिण चीन सागर विवाद में, अनक्लॉस जो नियम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ सीज, इसका पालन होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इस पर जो है इसको लेकर सभी राष्ट्रों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, परिवहन के जो भी व्यापारिक मार्ग है, इनमें कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। तो भारत का भी स्टैंड क्लियर है। साउथ चाइना सी पे जो चीन का दावा है वह भारत उसका विरोध करता है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून भी चीन के इस दावे को खारिज करते हैं। तो दक्षिण चीन सागर विवाद पर भारत का स्टैंड क्लियर है। जैसे आपने सुना होगा भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचा, वियतनाम के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। कहीं ना कहीं जैसे स्काराबेरो आइलैंड जो है वह फिलीपींस और चाइना के मध्य एक विवाद है जहां पर तेल और गैस के भंडार है। तो इस मुद्दे पर भारत फिलीपींस के साथ है, वियतनाम के साथ भारत है दक्षिण चीन सागर विवाद में, क्योंकि भारत का भी अपना इंटरेस्ट है। भारत का भी अगर आप देखें तो हमारे जापान के साथ बेहतर संबंध, साउथ कोरिया के साथ हमारे बेहतर संबंध है। ऐसी स्थिति में भारत दक्षिण चीन सागर विवाद में क्या चाहता है कि कोई भी वर्चस्व की, शक्ति संतुलन की राजनीति न हो, अनावश्यक इसको नौसैन्य अड्डा न बनाया जाए। जो भी जिसके अधिकार क्षेत्र यथावत है उसमें अंतरराष्ट्रीय कानून प्रावधानों का अक्षरशः पालन होना चाहिए। चीन की जो विस्तारवादी नीति है भारत इसका विरोध करता है ना। और इस मुद्दे पर भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ है। और जो भी देश दक्षिण चीन सागर विवाद में चीन के वर्चस्वशाली नीति से प्रभावित है, भारत सबके समर्थन में, यानी क्लियर कट भारत का स्टैंड चीन की इस विस्तारवादी नीति के विरुद्ध है।
भारत क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, है ना। तो हमारा भारत का स्टैंड क्या है, ये हमारे लिए दक्षिण चीन सागर विवाद को लेकर क्लियर है। तो अगर चाहते हैं दक्षिण चीन सागर विवाद पर भारत का क्या स्टैंड है, तो उस पर आप नोट कर ले, है ना। क्या है दक्षिण चीन सागर विवाद को, तो एक हेडिंग बना लीजिए, दक्षिण चीन सागर विवाद को लेकर भारत का मत। साउथ चाइना सी टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर भारत का मत। क्या दृष्टिकोण है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, जो लोग देर से जुड़ रहे हैं, अभी और कई लोग आएंगे, सूचना थोड़ी देर से गई है बच्चों। चलिए, हालांकि कल तो मैंने कहा ही था आप लोगों को, एक बार देख लेना था। साउथ चाइना सी टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर भारत का स्टैंड क्या है, ये आप हेडिंग बनाओ, सुधा वर्मा बना दिया है। लिखिए, भारत समुद्री सीमा से संबंधित यूएन क्लॉज अनक्लॉज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ सी का सिग्नेटरी हस्ताक्षरकर्ता देश है, राष्ट्र है। अतः चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के उल्लंघन का भारत पुरजोर विरोध करता है, नोट करते चले। कल की हेडिंग अभी आ रहे हैं, प्रजापति बेहतरी के प्रयास आएंगे। अब ये चर्चा चली थी तो यहां पे हो जाए। कमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हो भाई, कम करो। अभी आ रहे हैं बेहतरी के, आ रहे हैं भाई प्रयास। उसके पहले थोड़ा दक्षिण चीन सागर चर्चा में रहता है, तो इसको लेकर इंडिया का स्टैंड देख लो, फिर वहां पर आएंगे। नोट कर लीजिए सभी लोग। क्या लिखा, भारत समुद्री सीमा से संबंधित अनक्लॉज का सिग्नेटरी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है, अतः चीन द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों के उल्लंघन का भारत पुरजोर विरोध करता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सदैव समर्थक रहा है, अतः साउथ चाइना सी में चीन की ऐसी किसी भी गतिविधि जो नौवहन की स्वतंत्रता को बाधित करती है, यही वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, नौ परिवहन नौवहन की स्वतंत्रता को बाधित या प्रभावित करती है, भारत उसका विरोध करता है। भारत वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों के साथ इस विवाद में अपनी सहानुभूति एवं उनके प्रति सहमति व समर्थन का भाव रखता है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जरूरी है ना, तभी तो व्यापार फले फूलेगा, है ना। कई लोग अब जुड़ते रहेंगे। चलिए, जैसे फिलीपींस, वियतनाम, इन देशों के साथ भारत खड़ा हुआ है। आइए शिवांगी और प्रिया पांडे लिख लिया। जो लोग अब जुड़ रहे हैं, एक पेज छोड़कर लिखो। चौथा पॉइंट लिखिए, चीन द्वारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के आदेशों को न मानना तथा उसका उल्लंघन करना
विश्व व्यापार सुरक्षा व स्थायित्व के लिए एक कड़ी चुनौती है। अतः भारत इसका विरोध करता है। भारत ने साउथ चाइना सी में चीन के वर्चस्व को प्रतिसंतुलित करने हेतु न सिर्फ क्वाड में शामिल हुआ अपितु मतलब बल्कि वियतनाम व फिलीपींस जैसे देशों के साथ अपने सामरिक संबंधों को भी मजबूत किया है। जैसे आपने अभी हमने चर्चा भी की, क्या किया, वियतनाम के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया हमने, फिलीपींस को हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं इंडिया का स्टैंड क्लियर है, साउथ चाइना सी में चीन मनमानी कर रहा है, भारत ये कह रहा है। तो यहां पर प्रश्न अगर बनता भी है ना, तो वो भारत के मत के संदर्भ में। क्या लिखा है, भारत ने साउथ चाइना सी में चीन के वर्चस्व को प्रतिसंतुलित करने हेतु न सिर्फ क्वाड में शामिल हुआ अपितु मतलब बल्कि वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ अपने सामरिक संबंधों को भी मजबूत किया है। स्पष्ट भारत चीन दक्षिण चीन सागर विवाद में चीन के विरोध में खड़ा है ना, अमेरिका के निकट, जापान के निकट, वियतनाम फिलीपींस के निकट। हो गया। बेहतरी के प्रयास से पहले एक और इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन भी देख लूं, है ना, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या ऑप्शंस है हमारे संबंध को बेटर करने के लिए, क्या प्रयास है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो एक हेडिंग और बना लो, फिर लास्ट में उसको देख लें। इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशंस, दोनों देशों के मध्य व्यापार घाटा, फास्ट पढ़ाइए, स्लो है बेटा, सबके लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे भारत चीन संबंध में अगर हम देखें, व्यापारिक संबंध में एक बड़ी समस्या क्या है कि हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, यूएस से भी ज्यादा है। जैसे अमेरिका के साथ आप देखें तो लगभग 88-89 बिलियन डॉलर का आप एक्सपोर्ट करते हैं और अमेरिका से 41-42 लगभग बिलियन डॉलर का आप इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो वहां पर जो घाटा है हमारा, हमारे पक्ष में नहीं, अमेरिका के पक्ष में 46 बिलियन डॉलर के आसपास। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भारत व्यापार जो है वह बड़ा ही असंतुलित है ना। अगर आप देखें तो दोनों में व्यापार घाटा जो है भारत का 100 बिलियन डॉलर, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी राशि। 1 बिलियन डॉलर लगभग 8800 करोड़ रुपया होता है, और अगर उसको 100 से गुना कर दो, सोच लो आप, लगभग 8,80,000 करोड़ रुपए का घाटा। ये घाटा कितना बड़ा घाटा है। तो आखिर भारत चाइना संबंध को बेहतर करना है तो जो व्यापार में ट्रेड डेफिसिट है उसको क्या करना है, हमें एक दिन में नहीं हो सकता है, चरणबद्ध तरीके से कम करना है। तो दोनों देशों के मध्य अगर हम कहें इंडिया चाइना व्यापार में भारत का व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर से भी अधिक है, 100 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। जैसे 2023-24 में आप देखें तो 99 बिलियन डॉलर के आसपास, 22-23 में देखें तो 85 से 88 के बीच में, वर्तमान में 2024-25 का आंकड़ा आ गया तो कहीं ना कहीं 100 बिलियन डॉलर का। अब अमेरिका ने हम पे टैरिफ लगाया है, अगर इंडिया चाइना ट्रेड है तो ट्रेड डेफिसिट और बढ़ेगा, है ना। 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट तो समझते हो ना कि सभी लोग, किसको कहते हैं, व्यापार घाटा। व्यापार घाटा का मतलब हुआ कि कुल निर्यात माइनस कुल आयात। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का आयात करते हैं और 20 रुपए का निर्यात करते हैं तो 80 आपका व्यापार घाटा है। आखिर क्यों व्यापार घाटा है, उसके पीछे चाइना से आप क्या क्या चीजें इंपोर्ट करते हैं और चाइना हमसे क्या इंपोर्ट करता है, इसके पीछे चाइना की नीति भी रही है। चाइना जो भारत से जिस क्षेत्र में, जैसे हमारी बढ़त 3 क्षेत्र में है, आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, सर्विस सेक्टर में है, फार्मा सेक्टर में है। तो चाइना को जिस जगह भारत को लगता है कि जहां बढ़त मिल सकती है उन क्षेत्र में चाइना टैरिफ इंपोज अधिक कर देता है। जैसे 200 बिलियन डॉलर से अधिक का हमारा आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, लेकिन चाइना जैसे लगभग 142 करोड़ आबादी वाले देश में हम अपना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 120 मिलियन डॉलर ही कर पाते हैं। सर्विस सेक्टर में जहां भारत का निर्यात 5 बिलियन डॉलर को क्रॉस करना चाहिए, वो बिलियन तो दूर मिलियन में है। आखिर भारत चीन व्यापार घाटा क्यों है, कहीं ना कहीं चाइना पर हमारी निर्भरता अधिक है कुछ मामलों को लेकर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को लेकर, स्मार्टफोन्स, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, तमाम चीजों को लेकर। जो आपके यहां फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका एपीआई, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स है जिससे दवा बनती है, उनके लिए हम सबसे अधिक कहां से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से। रेयर अर्थ मटेरियल कहां से हम इंपोर्ट करते हैं, चाइना से।
इसके अलावा फर्टिलाइजर, अन्य चीजें, है ना, प्लास्टिक, रबर, हर चीज के लिए, टॉयज, ये सब हम कहां से आयात करते हैं? चाइना से। चाहे सेमीकंडक्टर हो, ये सब चीजें। तो चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी अधिक है, और जिन क्षेत्रों में हमारी बढ़त है वहां पर चाइना टैरिफ को बढ़ाकर रखता है, बहुत अधिक नहीं लेकिन रिलेटिवली अधिक हम पर टैरिफ थोपता है। दूसरा, चाइना भारत से जो भी सामान आता है उसमें चीन की मंडारिन भाषा में सारे उत्पाद और उससे संबंधित दिशा निर्देश होने चाहिए, इंग्लिश में चलेगा नहीं। कई अन्य प्रतिबंध है। चाइना डंपिंग करता है, अलग अलग देशों के रास्ते हमारे देश में माल फेंकता है ना, चाहे बांग्लादेश का रूट हो, चाहे श्रीलंका का रूट हो, अलग अलग रूट से चाइना अपने माल को क्या करता है, भारतीय बाजारों में डंप करता है। तो चाइना और भारत व्यापार जो है वह घाटा अधिक है। इस वजह से क्यों घाटा है, इसके कुछ बिंदु हम लोग नोट करते हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ सेटलमेंट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, निसार। तो भारत चीन व्यापार घाटा के कारण क्या है, दो चार बिंदु हमें नोट करते हैं, है ना, कि चीन से अधिक व्यापार घाटा के कारण, व्यापार घाटा के कारण क्या क्या कारण है? तो पहला कारण आप लिखिए कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता, डिपेंडेंसी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, चाहे एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, चाहे प्लास्टिक, रसायन, दुर्लभ प्रकृति के धातु, मैग्नेट, चुंबक, सेमीकंडक्टर आदि, सेमीकंडक्टर आदि। जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर हम कुछ चीजें वियतनाम से बता लें, है ना, अगर कुछ चीजें जो है वियतनाम से हम मंगा लें, कई चीजें हम अन्य देशों से, निसार कंट्रोल रखो, है ना, फालतू इधर उधर टीका टिप्पणी कमेंटबाजी बंद कर दूंगा परमानेंट, है ना, ज्यादा छूट मिले नहीं सर पे चढ़ने लग जाते हो। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वियतनाम सस्ते दर पे हाल के वर्षों में बना रहा है, तो कुछ चीजें हम क्या करें, वियतनाम से खरीद ले, है ना, हर चीज के लिए। आसियान देश में कई देश हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बना रहे हैं, तो चाइना पर अत्यधिक हमारी निर्भरता है ना, इस वजह से हमारा व्यापार घाटा बढ़ा है। चलिए दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एपीआई, एपीआई का मतलब हो गया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो दवा बनाने के लिए चीजें चाहिए, है ना, जैसे मान लीजिए आप दवा बनाते हैं दर्द की, डाइक्लोफेनाक सोडियम पैरासीटामोल, है ना, तो आपको पैरासीटामोल चाहिए, आपको एंटीबायोटिक चाहिए, उसको बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारे रसायन, रेयर अर्थ मटेरियल, चुंबक, मैग्नेट, सेमीकंडक्टर आदि। हो गया चीन पर अधिक निर्भरता। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, चीन द्वारा अन्य देशों के रास्ते भारत में वस्तुओं की भारी डंपिंग, भारी डंपिंग, भारत से निर्यातित वस्तुओं, सेवाओं आदि पर चीन द्वारा अधिक टैरिफ लगाया जाना। हमारी महारत जिस क्षेत्र में है, रसायन के बाद लिखा है दुर्लभ प्रकृति के, रेयर अर्थ मटेरियल, चुंबक, सेमीकंडक्टर, अनुदेवी, निर्यातित वस्तुओं, सेवाओं आदि पर चीन द्वारा अधिक टैरिफ लगाया जाना। एग्जाम्पल के रूप में भारत का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट $200 बिलियन से अधिक पूरी दुनिया की बात हो रही है, जबकि चीन को निर्यात $120 मिलियन तक ही। बहुत सारी आईटी फर्म को कई प्रकार के वहां पर तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, भारतीय उत्पाद की तुलना में, प्रोडक्ट उत्पाद कहते हैं, की तुलना में चीन के उत्पाद का सस्ता होना, भारतीय बाजार में सस्ता होना। क्यों? भारत अधिक टैरिफ इंपोज नहीं करता है।
भारतीय उत्पाद की तुलना में चीन के उत्पाद का भारतीय बाजार में सस्ता। दिवाली अभी आने वाली है ना, गणेश लक्ष्मी से लेकर पूरा झालर लड़ियां वड़ियां सब कुछ कहां से आ जाएगा? चाइना से आना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे कृषि से संबंधित जितने उत्पाद हैं, मछली पकड़ने के जाल से लेकर किसानों के हित में जितने भी उपकरण हैं, सब चीन से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सारा चीज हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने अपनी डिपेंडेंसी क्या कर रखी है? चाइना पर अधिक बना रखी है। अगर चीन की तुलना में कई अन्य देश हमारे पास विकल्प है, अगर हम उन देशों से भी सामान खरीदने लगे तो चीन पर हमारी निर्भरता क्या होगी? कम होगी। तो व्यापार घाटा क्या होगा? कम होगा। चाइना अपना आईटी सेक्टर, फार्मा, सर्विस सेक्टर इंडिया के बाजार के लिए अधिक नहीं खोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर है, उस प्रकार भारत जो है सॉफ्टवेयर आईटी के सेक्टर में, फार्मा में दुनिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खुद बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, निवेश चाहिए, आकृति है ना। भारत में धीरे धीरे हो रहा निवेश होगा तभी तो आप स्टार्टअप लगाएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, है ना। पैसा चाहिए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण चाहिए, सामान बनाने के लिए बहुत सारे ऑटोमेशन, है ना। उन सबको ये लंबा से, चाइना को भी ये सफर तक पहुंचने में 25-30 साल लगा है। तो चाइना क्या कर रहा है? आईटी सेक्टर, फार्मा, सॉफ्टवेयर, ये जो तमाम सेक्टर है जिसमें भारत का डोमिनेंस है ना, उन चीजों में जो है वह आप, अगर हम टैरिफ इसलिए नहीं बढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि आपका सप्लाई चेन बाधित हो जाएगा। संजू, जैसे मान लीजिए अगर आप चीन से आयातित वस्तुओं पर हाई टैरिफ इंपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। और आप खुद बना नहीं रहे तो फिर हमारी घरेलू आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? अगर मान लीजिए मछुआरों को मछली पकड़ने का जाल नहीं उपलब्ध हो पाए, महंगे दरों पर उपलब्ध हो, वैसी स्थिति में आपका जो फिशरी है वो प्रभावित हो जाएगा। हमने क्या कर लिया? अपनी डिपेंडेंसी अधिक। चाइना के सामान क्या है? चीप, सस्ते हैं, क्योंकि सस्ता श्रमिक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर लिया उसने, सेज बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक ही जगह हर चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट लिंक इंसेंटिव दे रहा है एक्सपोर्ट को, है ना। हम अगर टैरिफ अधिक बढ़ाएंगे तो हमारी स्थिति, हमारे यहां दिक्कत आ जाएगी, है ना। समझे कि इंडिया क्यों नहीं? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी उन पर है। उनकी डिपेंडेंसी, जैसे आप देखें कि हमारा चाइना सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, कुछ सालों में वो पहला भी रहा है ना। जैसे 2020-21 में चाइना फर्स्ट था, गलवान के बाद धीरे धीरे, है ना। ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो चाइना का हम जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। हमारे लिए अमेरिका के बाद चाइना, कभी कभी चाइना पहला, अमेरिका दूसरा, है ना। लेकिन चाइना के निर्यात वाले करने वाले देशों की सूची में हमारा स्थान कहां है? 14वें से लेकर 17वें स्थान पर। सोचिए कि हमारी स्थिति कहां है। मतलब कि चाइना हमसे अधिक, 13 देशों के साथ हमसे अधिक उसका ट्रेड है। जैसे आप देखिए यूएस चाइना ट्रेड $600 बिलियन तक पहुंच चुका, यूरोपियन यूनियन चाइना $400 बिलियन। तो चाइना का जो ट्रेड है वो दुनिया के अन्य देशों के साथ बहुत अधिक है। आप अगर टैरिफ हाइक करेंगे तो उससे चाइना को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर काउंटर चाइना ने अमेरिका ट्रंप की जैसी नीति अपना ली और भारत के सामानों पर टैरिफ ठोक दिया तो हमारे यहां घरेलू सप्लाई चेन क्या होगा? बाधित हो जाएगा। दिवाली आपका बेकार हो जाएगा, गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति ही नहीं मिलेगी। इतना हमने चीन पर अपनी निर्भरता को बढ़ा लिया। दूसरा, चीन हमें, हमारे देश में अगर आप देखें तो जैसे 2020-21 तक स्टार्टअप में $3.5-4 बिलियन का निवेश चाइना से आया। स्मार्टफोन में वीवो, ओप्पो, इन सब में निवेश चाइना ने बहुत किया है ना। तो अगर चाइना पर हम टैरिफ बढ़ाते हैं चीन के उत्पाद पे तो नुकसान हमारा होगा, है ना। इतना डेवलप कैसे हुआ? कल पढ़ा रहा था, आप आ गए, ध्यान नहीं था। जो पीसफुल राइज उसमें क्या किया? चुपचाप, कुछ नहीं, इधर उधर मत देखो, अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को बेहतर करो। ये जो पश्चिम दुनिया के देश है इनका बात मानो, क्योंकि भैया सस्ता लेबर देंगे, अच्छा एनवायरमेंट देंगे, पैसा लाओ झोला भर के। और हम धीरे धीरे, चाइना ने क्या किया? वेस्टर्न यूरोपियन, अमेरिका, दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी को अपने यहां निवेश कराया और निवेश कराकर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया और आज उन्हीं की को प्रतिस्पर्धा दे रहा है ना। तो जो ट्रेड रिलेशन है हमारा चाइना के साथ वो कैसे बेहतर हो सकता है? दोनों देश आमने सामने बैठे, जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने के लिए, जैसे आईटी सेक्टर, अब आप यहीं पर आंसर भी आपको मिल गया होगा कि भारत चीन आर्थिक संबंधों को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इंडिया की निगोशिएटिंग पावर को बढ़ाना होगा, अपनी घरेलू इकोनॉमी को हमें कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, हमें मार्केट ओरिएंटेड, कम प्राइस पर, अफोर्डेबल कॉम्पिटिटिव प्राइस पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, मैथ सब भी चाइना का ही है, सही कह रहे हो। तो जो हमारी, हम चाइना को कैसे कर सकते हैं? जब आप अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को आपको प्रमोट करना होगा, मेक इन इंडिया कैंपेन, है ना, सेल्फ, आपको सस्टेनेबल, आपको अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करना होगा। जिस क्षेत्र में आपकी महारत हासिल है वहां पर आपको ट्रेड नेगोशिएशन करना होगा कि चाइना आईटी, फार्मा और सॉफ्टवेयर, ये सारा जो इंडस्ट्री है जिसमें इंडिया का थोड़ा लिवरेज है, इंडिया की पहुंच अच्छी है, उसको थोड़ा आपको उसमें टैरिफ कम करना होगा। तो ये सब होता है वार्ता के जरिए। अगर दोनों देशों में परस्पर विरोधी रहेगा तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, है ना। जैसे आप देखो कि गलवान वैली इंसिडेंट होता है 2020 में। अगर आप देखिए भारतीय प्रधानमंत्री 2018 में चीन की यात्रा करते हैं, 19 में सी जिनपिंग आपके यहाँ आते हैं, खूब झूला झूलते हैं अहमदाबाद में, महाबलीपुरम, तमाम ये सब अच्छा दोनों देशों के मध्य चल रहा था। 2020 में गलवान वैली हुआ। क्या किया भारत ने? चाइना के बहुत सारे एप्स पे, टिकटॉक आपका भी एक जमाने में फेवरेट होता होगा, टिकटॉक सहित भारत में चाइना के लगभग 55 से 60 ऐप को बैन कर दिया। चीन की कंपनी हुआ, या तमाम कंपनी को भारत में उनके ठेका को रद्द कर दिया गया। चाइना के साथ हमने क्या किया? अपने आर्थिक संबंध को लगभग कट ऑफ करने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशन में भी शून्यता आ गई। तो ऐसे नहीं होगा। दो देश, हम पड़ोसी हैं, हम दोस्त और दुश्मन अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं, लेकिन पड़ोसी का चयन हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, है ना। तो जो ट्रेड रिलेशन है उसमें चाइना इंडिया के मध्य ट्रेड क्यों इंबैलेंस है, उसके पीछे कारण आप समझ पाए, है ना। हमें अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से सुधार करना होगा, कर रही है सरकार, है ना। चलिए, नहीं अभी तक ओपन नहीं हुआ है, चलो कमेंट बंद करो। तो इंडिया चाइना रिलेशन को, बेहतर संबंध को बेहतर बनाने के क्या प्रयास है? अब आ जाइए, कल जहां पढ़े थे वहां तक, ये भी आगे आता है, इसको यही देख लिया। देखिए, भारत चीन संबंध में बेहतरी के प्रयास, याद करिए, यही हमने कल हेडिंग बनाया था ना, भारत चीन संबंधों में बेहतरी के प्रयास क्या करने चाहिए, क्या हुआ है।
भारत चीन संबंधों में सुधार हेतु प्रयास। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे संबंध खराब हुए किन किन बड़े कारणों से। तो पहला क्या है? सीमा विवाद, परस्पर अविश्वास की भावना, परस्पर अविश्वास की भावना, व्यापार घाटा, संपर्क तंत्र बाधित, संपर्क तंत्र बाधित, चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, चाहे P2P कनेक्टिविटी, कोई नहीं, जब जागो खान तभी सवेरा। देख लेना थोड़ा वीडियो। देखिए, भारत चीन संबंध को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो पहले जो समस्या है उसको एक बार आप देख लें। सबसे ज्यादा बड़ी समस्या क्या है? बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर सेटलमेंट इशू, म्यूचुअल मिसट्रस्ट, है ना, व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट और कनेक्टिविटी, संपर्क किसके स्तर पर? राजनयिक स्तर पर, नागरिक संबंध, है ना। तो सबसे पहले सीमा विवाद को सुलझाने हमारे लिए जरूरी है ना। जैसे गालवान वैली इंसिडेंट के बाद अगर आप देखें तो दोनों देशों के मध्य 2020 से लेकर लगभग 2024 तक संबंध खराब ही रहे। 2000 अगर हम बात करें कि कजान में जो एससीओ की मीटिंग हुई थी उसमें भारतीय प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति की मध्य वार्ता हुई। भारत के डिप्लोमेट जैसे आप देखें राजनाथ सिंह ने भी बॉर्डर डिस्प्यूट के परमानेंट सेटलमेंट की बात की। यही बात चीन के विदेश मंत्री यांग यी ने भी कही। आपदा में अवसर, अभी जब टैरिफ बढ़ा है अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की जो दादागिरी तानाशाही देखी जा रही है उसने कहीं ना कहीं भारत चीन संबंधों में सुधार की संभावनाओं को एक नए सिरे में जन्म दिया। तो साझा, अभी अगर हम देखें तो साझा हित की बात है, क्योंकि चाइना के प्रति भी अमेरिका का रवैया सब दिन रहा है खराब। रशिया, चाइना, इंडिया, ये तीनों के मध्य निकटता और विशेषकर भारत चीन संबंध को बेहतर बनाकर हम अमेरिका के इस टैरिफ हाइक का जवाब दे सकते हैं। तो अब हमारे लिए भी कहीं ना कहीं दुश्मन अगर कॉमन हो तो दो दुश्मनों के मध्य क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती है। वही चीज यहां है। तो चाइना के साथ हमें करना क्या होगा? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर, है ना, कि जो भी सीमा विवाद है उस मुद्दे को समाधान उसका करना हो। जैसे मान लीजिए हर समय अगर आप अपनी शर्तों पर निगोशिएट करने की बात करेंगे, चाहे चीन हो या भारत, तो वार्ता कभी नहीं हो पाएगी, है ना। दोनों देशों को कहीं ना कहीं परस्पर विश्वास में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना को बढ़ाना होगा। और कजान में मीटिंग के बाद से लेकर लास्ट ईयर अगर आप देखें तो अक्टूबर नवंबर के बाद भारत चीन संबंधों में सुधार के दिशा में कुछ सकारात्मक बदलाव देखे गए। तो थोड़ा सा बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर हमने क्या क्या किया है उसके बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। हेडिंग बनाओ पहला, सीमा विवाद। सीमा विवाद का समाधान, बेहतरी का पहला प्रयास क्या है? तो बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट के प्रयास पर बल। सीमा विवाद के समाधान हेतु विगत वर्षों में प्रयास। जैसे हमने कई एग्रीमेंट किए हैं चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को कम करने के लिए। जैसे 1993 में हमने एग्रीमेंट ऑन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल समझौता किया। तो पहला 1993 का भारत चीन के मध्य समझौता agreement on peace and tranquility on the line of actual control। LAC समझते हो ना जी, कल भी बताया था, नोट करिए एक एक करके। सीमा विवाद के समाधान हेतु हमने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया। कौन सा? पहला पीस मतलब समझते ही हो, शांति, और ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? एक शांतिपूर्ण वातावरण, तनाव को कम करने के लिए किया गया कोई भी पहल, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया कि दोनों देश जो है सीमा पर सेना की अधिक तैनाती नहीं करेंगे, है ना। दोनों देश जो है सीमा पर अधिक सेना तैनात नहीं करेंगे, है ना। परस्पर सेनाओं के मध्य वार्ता होती रहेगी समय समय पर। दूसरा 1996 में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है उसको लेकर एग्रीमेंट हुआ। सेकंड 1996 में एग्रीमेंट ऑन CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। CBM समझते हैं, विश्वास बहाली के प्रयास। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहे तो विश्वास बहाली के प्रयास।
इन द मिलिट्री फील्ड। अब देखो इसमें क्या होता है, दोनों देश अपने सेना की गश्ती, कितनी सेना कहां है, इसका आदान प्रदान करेंगे, कौन से हथियार कहां है। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत ही क्या कहा गया था कि जो भारत चीन सीमा है उसमें अग्नेयास्त्र नहीं होंगे, अधिक सेना की तैनाती नहीं होगी गालवान में, जिसका उल्लंघन कर दिया चाइना ने, है ना। आपको याद होगा कि उसमें हमारी सेनाओं पर हमला किस चीज से किया गया था, याद है, लकड़ी के डंडों में कील, है ना। तो जो लकड़ी के डंडों में कील लगाकर, क्योंकि अग्नेयास्त्र वहां नहीं ले जा सकते थे, कोई भी फायर आर्म्स, है ना। तो चाइना सीबीएम का मतलब क्या था कि अगर आपकी कितनी सेना है, निसार कम पूछा करो, लास्ट में पूछना। क्रांति ला दिया जब से आया है, जितने सवाल अंत में पूछना, राहुल गांधी क्या कहे, फला क्या कहे, ढिमकाना क्या कहे, अंत में पत्रकारिता की क्लास नहीं हो रही है ना। विश्वास कैसे बहाल होगा, जैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ सेना की जानकारी साझा करेंगे कि भैया हमारी इतनी सेना, इतनी बटालियन यहाँ है, हमारे इतने पोत हैं, तोप हैं, ये हैं, वो है, हमारी जो गश्ती हम लोग कहां से कहां मूव कर रहे हैं, ताकि एक दोनों देशों को एक दूसरे के बारे में पता रहे। जैसे मान लीजिए सेना पर बॉर्डर पर आवश्यकता से अधिक सेना ला देंगे तो सामने वाली क्या होगी, सामने वाली सेना डर जाएगी, वो भी उसके काउंटर में अपने यहां अधिक सेना की नियुक्ति कर देगी। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत दोनों देशों के मध्य जो सेना के शीर्ष पदाधिकारी हैं वो सेना से संबंधित बहुत सारी जानकारी साझा करते हैं कि कब क्या सेना का मूवमेंट किधर हो रहा है, कितनी आर्म्स एमिनिशंस क्या है, नहीं है। इसी के तहत कहा गया कि सीज फायर रहेगा बॉर्डर पर, और क्या किया जाएगा, कोई भी हैवी आर्म्स, आर्टिलरी, फायर आर्म्स, ये सब दोनों देश अपनी सीमा पर नहीं रखेंगे। इसलिए गालवान में क्या किया उसने कि फायर आर्म्स नहीं रख सकते, बदले में उसने गालवान वैली में अपनी चीन की आर्मी को उतार दिया, वो भी लाठी, कील वाली लाठी लेकर। तो ये सब इस संधि का ही परिणाम है कि विश्वास बहाली के प्रयास, नाम से ही स्पष्ट है आदि बातें कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, दोनों एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करेंगे, है ना। अब 2005 में फिर एक समझौता होता है, नोट करते चलिए, जो बाउंड्री सेटलमेंट को लेकर, एग्रीमेंट ऑन सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री क्वेश्चन। सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री क्वेश्चंस। भारत और चीन के मध्य कोई भी आधिकारिक सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सीमा थी, चाहे हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो अक्साई चीन को चाइना अपना भाग मानता रहा है। नेफा पर उसने अपना क्लेम किया, जो मैकमोहन रेखा है चाइना उसको नहीं मानता है। क्योंकि अगर भारत की भी बात की जाए तो ब्रिटिश एरा में वो चीजें इंडिया और तिब्बत के मध्य, ब्रिटिशर्स और तिब्बत के मध्य हुआ था, चाइना इस चीज को नहीं मानता है। तो हमें करना क्या होगा, पीस रेजोल्यूशन लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको लेकर जो बाउंड्री है उसको परमानेंट बाउंड्री बना दी जाए। और ये एक दिन में नहीं होगा, कुछ एरिया हमें उन्हें देना होगा, उनसे हमें कुछ लेना होगा। जैसे बार बार चाइना क्या कहता है, अक्साई चीन का मुद्दा क्षेत्र जो है उस पर हमारा आधिपत्य स्वीकार लो, बदले में नेफा अरुणाचल हम आपको दे देंगे, जबकि सच्चाई क्या, अरुणाचल पर हमारा है। तो ये सब जब दो भाइयों के मध्य एक बिस्वा, एक कट्ठा, एक बीघा को लेकर विवाद हो सकता है, तो ये तो दो बड़े महाशक्तियों के मध्य विवाद, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। क्या कहता है कि 90,000 वर्ग किलोमीटर में आपका अरुणाचल है, मैं उससे अपना दावा हटा लेता हूं, बदले में अक्साई चीन का जो पार्ट है वो हमें आप दे दे। देखिए चीन की नीति, जो अक्साई चीन का मुद्दा है ये आज से नहीं है ना, ब्रिटिश एरा से ही, 1860 से ही ये डिस्प्यूट चला रहा है। जैसे आपको याद हो, अगर थोड़ा सा विवाद की बात करें, जैसे देखिए ये जो पार्ट है अक्साई चीन का, इसको लेकर आप दो लाइन का अक्सर न्यूज में सुनते आ रहे हैं। एक जो है वो है जॉनसन लाइन और दूसरा है मैकडोनाल्ड लाइन। जो जॉनसन लाइन थी ब्रिटिशर्स उसके तहत चाइना पे दबाव बनाते हैं कि बेसिकली जो जॉनसन लाइन थी, ये जॉनसन लाइन क्या कहती है कि अक्साई चीन, एसी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ये इंडिया का पार्ट है, इंडिया के लद्दाख का पार्ट है। चाइना कहता है मैं इसको नहीं मानता, और चाइना एक दूसरी रेखा की बात करता है, कौन सी, मैकडोनाल्ड लाइन 1890 में जो खींची गई, जिसमें एक दूसरी रेखा है मैकडोनाल्ड लाइन, ये 1890 का है, ये 1860 का है। भारत इसकी दुहाई देता है कि जो ब्रिटिशर्स एरा में जॉनसन लाइन है वो क्या कहता था जी कि अक्साई चीन का जो पार्ट है वो किसका है, लद्दाख का पार्ट है, यानी उस समय जम्मू एवं कश्मीर का रियासत हुआ करती थी। तो ब्रिटिशर्स ने इस रेखा को खींचकर इस अक्साई चीन को भारत के जम्मू एवं कश्मीर रियासत का भाग माना। आगे चलकर तिब्बत और ब्रिटिशर्स के मध्य समझौता हुआ तो एक और रेखा आ गई जिसको कहते हैं मैकडोनाल्ड लाइन। ये क्या कहती थी कि ये जो अक्साई चाइना का पार्ट है ये किसका होगा, ये तिब्बत का भाग है, और चाइना इसको नहीं मानता है और मैकडोनाल्ड लाइन की बात करता है। भारत मैकडोनाल्ड लाइन को नहीं मानता है, भारत जॉनसन लाइन की बात करता है। 1962 में चीन ने युद्ध में चाइना ने क्या किया, पूरा का पूरा लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का ये जो पार्ट है अक्साई चीन, चाइना ने इस पर कंट्रोल कर लिया। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, हमारी नीति निर्माताओं, हमारी सुरक्षा एजेंसियों, 1859 में ही चीन ने यहां पर रोड का निर्माण कर दिया था, है ना, जो G219 है, जो अक्साई चीन को जोड़ती थी जिनजियांग से, चाइना के प्रांत से। सोचो कि कितना हम सुरक्षा के मोर्चे पर, कितनी हमारे यहां लचर व्यवस्था रही है कि 1959 में चाइना ने यहां G219 रोड बनाना स्टार्ट कर दिया, छोटा मोटा नहीं, उस जमाने में, सॉरी 1859 नहीं, 1959 की बात हुई। और उसके बाद 1960 के आसपास चाइना ने पॉलिटिकल मैप जारी किया। हमारे देश के नीति निर्माताओं ने देखा, अरे भैया लगता है ये क्षेत्र तो कुछ जाना पहचाना। चाइना ने क्लेम कर दिया, इस पर रोड बना दिया, और हम कान में तेल देकर सो रहे थे, हमें पता तक नहीं, भनक नहीं। और रोड एक दिन में रातों रात तो रोड नहीं बना दिया, तभी तो जेसीबी, तभी तो बड़ी बड़ी मशीन नहीं थी, 4-5 साल लगे इस रोड बनाने में। और हमें पता ही नहीं कि ये जो अक्साई चीन उस समय 62 में युद्ध हो रहा था, तब ना इसमें नियंत्रण है, उससे पहले भारत के पोजीशन में ये क्षेत्र था, है ना। तो 1960 में जब मैप जारी होता है तो हमारे देश के नीति निर्माताओं की नींद खुलती है, अरे ये तो जाना पहचाना क्षेत्र है, कहीं लगता है देखा हुआ है। चाइना ने अपने मैप में दिखा दिया इसको।
और 1962 में जो है चाइना इस पर अटैक करके अक्साई चीन का 38,000 किलोमीटर लंबा क्षेत्र हमसे ले लिया। तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो पहला ये है। अगर आप देखें इस होकर यहां तक अगर पूरी ये लगभग 3800 किलोमीटर सीमा है, चाइना कहता है कि ये कोई सीमा नहीं है, तुम्हारी सीमा ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 2000 किलोमीटर के आसपास है। तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात है वो आज से नहीं चल रही है, पहले से ही चली आ रही है। सोचिए कि हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के स्तर पर कितनी घनघोर लापरवाही हमारे द्वारा पूर्व में हुई है। तो आपने कहां तक लिखा? 2005 का एग्रीमेंट ऑन सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री क्वेश्चंस नोट हो गया? यहां तक सभी ने लिख लिया? हो गया? लिख लिया है सभी बच्चों? दो चार बस, सारा नहीं, एक दो याद रखना, इतना एक एक थोड़ी आप बताएंगे, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो डिटेल पढ़िए। चलिए 2012 में भारत चीन सीमा विवाद के समाधान के लिए फिर एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट ऑन वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। एग्रीमेंट ऑन वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। दो 2013 में एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ, बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट। बस खाली आप नाम लिख सकते हैं, एग्रीमेंट ऑन वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट। सभी में क्या होता है कि वार्ता, जैसे 23 राउंड की अब तक में वार्ता लगभग हो चुकी है, फिर भी कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं निकला है। लेकिन ऐसी संभावना प्रबल है कि निकट भविष्य में दोनों देश बॉर्डर डिस्प्यूट का कुछ ना कुछ परमानेंट सेटलमेंट की तरफ प्रयास करेंगे। थोड़ा हमें भी समझौता कुछ करना होगा, ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपसे कमजोर है ना। जब दो कद्दावार शख्सियत एक साथ एक टेबल पर बैठते हैं तो निगोशिएशन बड़ा टफ होता है। अगर हम गौर करें तो 2020 के गालवान वैली इंसिडेंट घटना के बाद भारत चीन सीमा विवाद समाधान की पहल पर गतिरोध उत्पन्न हुआ। नवंबर 2024 के पश्चात इंडिया चाइना पुनः सीमा विवाद के समाधान हेतु पहल नए स्वरूप में प्रारंभ। क्या करना होगा? जो सेना की तैनाती है, सेना को हटाना होगा, डिसएंगेजमेंट है ना, डिलिमिटेशन, डिमार्केशन, इन सब के जरिए। तो सीमा पर जो सेना की तैनाती है उसको कम करना होगा। जैसे जो पेट्रोलिंग है, दोनों देश जो है 2025 से सीमा पर वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग शुरू करने को एग्रीमेंट हुआ कि दोनों देश क्या करेंगे, सीमा पर जो पेट्रोलिंग है उसको जारी रखेंगे, सेना को हटाएंगे, कम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि लद्दाख के क्षेत्र में 90,000 से अधिक चीन की सेना तैनात कर दी गई, बदले में भारत ने भी वहां पर 60 से 70,000 जवान को तैनात किया। दोनों देशों के मध्य युद्ध जैसे हालात 2020 के बाद से बनने लगे। और वार्ता के जरिए ही समाधान हो सकता है, युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान कदापि नहीं हो सकता। तो सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देश को पहल करना होगा, है ना। तो सीमा पर से सेना की तैनाती जो है उसको कम करना होगा, नंबर 1। जो डिमार्केशन किया जाएगा सीमा का, उसमें दोनों को थोड़ा गिव एंड टेक, बार्गेनिंग ज्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा हमें भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा, है ना। लेकिन समस्या क्या है हमारे देश में, घरेलू राजनीति, चाहे सरकार कोई हो, विपक्ष जो है अगर 1 इंच भी दोगे तो विरोध शुरू। अरे भाई, सामने वाले से अगर विवाद का स्थायी समाधान करना है तो कुछ ना कुछ आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। जैसे अक्साई चीन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन अरुणाचल हमारे कब्जे में है, तो अगर बार बार चाइना का कोई ऐसा क्लेम है तो उसका एक बीच का मार्ग निकालना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि 1 इंच भूमि हम आपको देंगे नहीं, चाहे युद्ध क्यों ना। ऐसी मनोदशा अगर रखेंगे तो दोनों देश मिलकर, लगभग 3 बिलियन आबादी है, दुनिया की 2 सबसे बड़ी उभरती हुई महाशक्तियां हैं, अगर दोनों के मध्य ये सीमा विवाद लंबा खिंचता है तो इससे नुकसान विश्व का बाद में पहले दोनों का ही है ना। ऐसी स्थिति में वार्ता के जरिए, परस्पर संवाद के जरिए, विश्वास को बहाल करके थोड़ा बहुत समझौता करना होगा सीमा। अगर हम समझौता करते हैं तभी जाकर, क्योंकि सामने वाला कद्दावार है, सामने वाला बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है जो मुट्ठी भर में आप उसको डांट डपट के समझा लेंगे। सामने वाला चाइना जैसा एक आक्रामक विस्तारवादी नीति का समर्थक राष्ट्र है, जिसके पास बड़ी आर्मी है, पैसा है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है। तो जो वार्ता के जरिए ही होगा, तो सीमा विवाद को जितना, और लग रहा है कि अमेरिका ने टैरिफ हाइक करके एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर को बनाने की दिशा में एक पहल की है। ट्रंप की है जो चाल है, वो ट्रंप को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आइसोलेट करके 2 शत्रुतापूर्ण राष्ट्रों को निकट लाने का कार्य कर रही है ना। हमने कहा कि भूल जाना चाहिए, लिखवा दिया क्या कि भूल जाना चाहिए। कहने का मतलब, अरे भाई, कोई भी विवाद का समाधान में गिव एंड टेक होता है, थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, है ना। झंडा लेकर बॉर्डर पे तैनात रहेंगे, 1 इंच नहीं देंगे तो विवाद चलता है, चलता रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा हमें भी क्या करना है,
हमें भी दूरदर्शितापूर्ण नीति, बिना मतलब के विवाद में उलझे रहना, रक्षा आयुध की तैयारी में करोड़ों बिलियन डॉलर खर्च करने से बजाय क्या है कि थोड़ा बहुत समझौता करके विवाद का स्थायी समाधान किया जाए। आप एकदम अड़े रहेंगे राष्ट्रभक्त देशभक्त बनकर तो समस्या का समाधान नहीं होगा, है ना, क्योंकि सामने वाला चींटी नहीं है, हम एलिफेंट हैं तो सामने वाला ड्रैगन है, ध्यान रखना है ना। तो ये सब कैसे होगा? डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक, साम दाम दंड भेद, है ना। दोनों देश अगर निकट आएंगे तो वार्ता के जरिए साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? आर्थिक मोर्चों पर निकट आना चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। देखिए भारत से डायरेक्ट फ्लाइट जो है शुरू हो गई चाइना को लेकर, चाइना पर बहुत सारे जो हमने ट्रेड को लेकर बैरियर्स खड़े किए थे उसको धीरे धीरे कम करना होगा। निवेश को भारत में चीन से निवेश को बढ़ाना होगा, है ना। कर ही रहे हम, घरेलू अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? सुधार कर रहे हैं। चीन पर निर्भरता, पश्चिमी देशों पर निर्भरता को हम अपने ऊपर निर्भर बना लें, हमारी ये सोच होनी चाहिए। तो क्लियर है सीमा विवाद के लिए क्या है? लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिखिए नवंबर 2024 के बाद, नवंबर 2024 के पश्चात दोनों ही देश सीमा विवाद के स्थायी समाधान हेतु अधिक प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। दोनों ही देश सीमा विवाद के स्थायी समाधान हेतु पहले की तुलना में अधिक प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में शांतिपूर्ण वार्ता की पहल एवं परस्पर संवाद के जरिए ही शांतिपूर्ण वार्ता की पहल एवं परस्पर संवाद के जरिए ही इसका स्थायी समाधान संभव हो सकता है। विगत 8-10 माह में दोनों ही देश ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती को न सिर्फ कम किया है, सीमा पर सैनिकों की तैनाती को न सिर्फ कम किया है बल्कि विभिन्न राजनीतिक मंचों पर तथा कर लो नोट, विभिन्न राजनीतिक मंचों पर सीमा विवाद के समाधान की सार्थक पहल भी की है। सीमा विवाद के समाधान की सार्थक पहल भी की है। तो पहला सीमा विवाद क्या है, इसको लेकर परस्पर विश्वास को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा? बच्चों आप ही बताइए, परस्पर अविश्वास की भावना को हमें कम करने के लिए क्या करना होगा? दोनों के मध्य राजनयिक पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ानी होगी, है ना। व्यापार घाटा को कम करने के लिए हमने क्या किया है? तमाम बातें अभी चर्चा की है। तो भारत चीन संबंधों में सुधार हेतु प्रयास में दूसरा पॉइंट बनाइए, परस्पर अविश्वास की भावना को कम करना। परस्पर अविश्वास की भावना को कम करने हेतु, देखिए, परस्पर अविश्वास की भावना को कम करने हेतु दोनों देशों के मध्य राजनयिक वार्ता की सार्थक व प्रभावी पहल के साथ साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरे पॉइंट में भारत चीन व्यापार घाटे को कम करने के लिए चीन के साथ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक प्रभावी पहल सिद्ध हो सकता है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक प्रभावी पहल सिद्ध हो सकता है। इसके साथ साथ चीनी वस्तुओं पर निर्भरता को कम करने हेतु दुनिया के अन्य देशों को विकल्प के रूप में तलाशना तथा दुनिया के अन्य देशों को विकल्प के रूप में तलाशना एवं घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करना एक बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है। लास्ट में समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिकी संरक्षणवादी एवं व्यापार से संबंधित तानाशाही रवैया व मनमानी ने भारत व चीन को निकट लाने में
साझा हितों के लिए एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट का कार्य किया है। अतः दोनों देश सीमा विवाद के स्थायी समाधान, परस्पर विश्वास को पुनः बहाल कर तथा एक बेहतर एवं गहन आर्थिक साझेदारी द्वारा, बोर्ड वाला ही नोट करो, एक बेहतर व गहन आर्थिक साझेदारी द्वारा दुनिया के सामने विश्व राजनीति में एक नए विकल्प को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अल्टरनेटिव टू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। क्या लिखा है? समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिकी संरक्षणवादी एवं व्यापार से संबंधित तानाशाही रवैया व मनमानी ने भारत व चीन को निकट लाने में साझा हितों के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य किया है। कैटलिस्ट समझते हैं ना, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। जैसे आप समझिए कहीं आग लगी, उसमें पेट्रोल डाल दिया तो और आग क्या होगी? अतः दोनों देश क्या करें कि सीमा विवाद के स्थायी समाधान, परस्पर विश्वास को पुनः बहाल कर तथा एक बेहतर व गहन आर्थिक साझेदारी द्वारा, 3 अरब आबादी है दोनों देशों की लगभग, है ना? दोनों देश अगर मिल जाए तो लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगी, है ना? पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 32-33% इनके पास है। तो भारत की सॉफ्टवेयर, आईटी, सर्विस सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर साथ में ग्लोबल लेवल पे मिल जाए तो पूरी दुनिया को हिलाकर रखा जा सकता है। तो वही हमने क्या लिखा है? तथा एक बेहतर व गहन इंटेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, है ना, द्वारा दुनिया के सामने विश्व राजनीति में एक नए विकल्प को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट और लिख लें, क्या करना चाहिए अंतिम, लिखिए। हो गया सबका? लिखिए, भारत चीन दुनिया के विभिन्न मंचों पर साझेदार हैं। अतः दक्षिण दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कॉपरेशन की भावना के प्रसार हेतु ब्रिक्स, G20, SCO जैसे मंचों का प्रयोग साझा हितों के अनुरूप कर एक दूसरे के निकट एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में अवश्य आ सकते हैं। तो इंडिया चाइना रिलेशन हमें क्या करना है? चाइना के साथ मिलकर बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे साथ काम करना है, जैसे ब्रिक्स, G20, SCO, ये सब क्या कर रहे हैं? दोनों देशों के मध्य संबंध को और प्रगाढ़ करेंगे, है ना? साझा हित है, चाइना का भी अपना हित है, हमारा भी। और अगर RIC समीकरण बेहतर हो जाए, रशिया, इंडिया, चाइना, तो अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देश या पूरी दुनिया को प्रभावित कर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश किया जा सकता है। और उस दिशा में हम एक कदम आगे अवश्य बढ़े हैं। तो जैसे आपदा में अवसर की जो बात सुनते हैं, टैरिफ ने आपदा क्रिएट किया है हमारे देश के सामने, लेकिन इस आपदा में भी अवसर छुपा हुआ है। जरूरत क्या है? हमें उन संभावनाओं को तलाशने की, है ना? परस्पर विश्वास करना होगा। जैसे एक हमेशा आता है ऑब्जेक्शन कि चाइना पर भरोसा किया जाए क्या? जब आपके पास अन्य विकल्प ना हो तो एक बार आजमाने में बुरा नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई देश स्थायी मित्र दुश्मन नहीं होता है ना? जैसे जैसे राष्ट्रहित बदलते हैं, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती है, कोई सोचा होगा कि ट्रंप के आगे पुनः नए कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंध इस कदर बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगे जहां व्यक्तिगत स्तर पर कोई राष्ट्रपति उतर जाएगा, है ना, कि जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी भी किसी राष्ट्राध्यक्ष के विरुद्ध होने लगे, इस स्तर पर अमेरिका गिर जाएगा। इस किसी ने भी परिकल्पना की होगी क्या? तो ऊंट कब किस करवट बैठ जाए इसका अंदाजा नहीं होता है बच्चों, है ना? इसलिए आपको सभी विकल्प को जिंदा रखने चाहिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, है ना? किसी भी एक देश पर, किसी भी एक गुट की तरफ आवश्यकता से अधिक निर्भरता सदैव आत्मघाती हो सकता है। इसलिए हमें करना क्या चाहिए? हमें अन्य विकल्पों को, अन्य व्यवहार्य विकल्प, व्यवहार समझते हैं ना, जो व्यवहारिक विकल्प है। तो चाइना भारत संबंध खत्म यहां तक। अब जितने सवाल आपके मन में है फटाक से पूछिए बच्चों, जिनके मन में जो सवाल है।
देखो एससीओ की बैठक चल ही रही जिस समय आप पढ़ रहे हैं, क्या होता है वार्ता में कुछ नया चीज। जैसे अभी आप जापान की यात्रा किया, निवेश को बढ़ाने की बात की, चाइना में भी प्रधानमंत्री अभी ऑलरेडी हैं, एससीओ की बैठक में कुछ नई बातें। एशिया फर्स्ट पॉलिसी चाइना क्या कहता है, चाइना क्या कहता है कि चूंकि वो एशिया में एक डोमिनेंट प्लेयर है, तो वो क्या कहता है कि जो विश्व राजनीति में है वो एशिया का वर्चस्व होना चाहिए। जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति अटलांटिक के तटों के इर्द गिर्द लंबे समय तक टिकी रही। अटलांटिक के तट समझ रहे हैं, अटलांटिक के उस बैंक पे अमेरिका और इधर पश्चिमी यूरोपीय विकसित देश। तो जो विश्व राजनीति है वह यूरोप केंद्रित रही है। अब बारी किसकी आ गई, एशिया की, है ना। तो क्लास खत्म हो गया क्या हरमीत, खत्म हो गया क्लास। अरे चाइना इंडिया में कोई डाउट है वो पूछो ना, भी चलेगा क्लास। चाइना पर बिलीव करना हमेशा, चाइना पर बिलीव करने के अलावा आपके पास विकल्प क्या है। भारत ने शांतिपूर्ण उदय की नीति अपना रहा है ना, चरणबद्ध तरीके से हम भी तो कर रहे हैं। हम क्या करें घरेलू अर्थव्यवस्था का, चीन की तरह हम न्यूट्रल नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो अलग बात है ना। बॉर्डर डिस्प्यूट क्या बता दे, 3 सेक्टर में बॉर्डर डिस्प्यूट है। पहला अक्साई चीन, दूसरा नेफा को लेकर, कुछ उत्तराखंड और हिमाचल के पार्ट पे ज्यादा कहां है अक्साई चीन को मुद्दा को लेकर, दूसरा कहां है नेफा को लेकर। नेक्स्ट कंट्री अब कोई नहीं, अब संगठन पढ़ते हैं, है ना। और संगठन में ब्रिक्स, एससीओ, ये सब संगठन देखते हैं। तो पहला एक संगठन उठाते हैं ब्रिक्स, फिर एससीओ। तो एक हेडिंग बना लो ब्रिक्स। न्यूज में काफी रहा है, प्रश्न बन जाएगा, एससीओ से पूछ चुका है, ब्रिक्स से। ठीक है कोमल, हो गया। जैसे ब्रिक्स की बैठक अभी जो है जुलाई माह में इसकी बैठक हुई, और उस बैठक का महत्व क्या है अगर आप देखें कि ब्रिक्स की बैठक में एक बार पुनः जो है आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया गया, और खास करके पहलगांव अटैक के बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म से उसकी निंदा की गई। नहीं आ सकती है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा, है ना, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। इससे बचने के लिए रणनीति, हर जगह इतना रणनीति हमने क्या पढ़ा, अब तक तो हर जगह यही कर रहा है, रणनीति ही पढ़ी। कुछ समझौते में जो बातें हो गई है ना, अब ये तो भविष्य के गर्त में है ना जी तनिष्क गुप्ता की, क्या हम देंगे और क्या हम लेंगे, ये तो वार्ता ही चल रही है ना। ये तो आपको एक सुझाव दिया जा रहा है ना, कि सुझाव क्या दिया जा रहा है कि जब भी हम वार्ता करें तो वार्ता हमें सदैव अपनी शर्तों के आधार पर नहीं करनी चाहिए, है ना। वार्ता क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत हमें भी करना है, थोड़ा बहुत चाइना को भी करना है, लेकिन अगर स्थायी समाधान निकल जाए तो ये दोनों देशों के हित के लिए अच्छा है ना जी। तो हम ये कहा करें कि अभी हम जमीन दे रहे हैं या ले रहे हैं, ये तो चलेगा वार्ता, कई राउंड 23 राउंड जो है हालिया वार्ता की बात हुई है, लेकिन अब दोनों देश सीरियस हैं। क्यों, परिस्थितियां ही विपरीत जा रही। चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर तो पिछले 10 साल से आप सुनते आ रहे हैं। हाल में चीन को लेकर अमेरिका का रवैया, चाहे साउथ चाइना सी को लेकर हो, चाहे रशिया चाइना निकटता को लेकर हो, तो चीन के लिए भी खतरे की घंटी है ट्रंप का रहना, और हमारे लिए तो सरदर्द बन ही चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी हमारा भी आर्थिक स्थिति पर हमें अमेरिका से बड़ा सेटबैक मिलने वाला है। चाइना की भी इकोनॉमी को जो है सेटबैक अमेरिका से मिल रहा है, लेकिन चाइना अपने पर दूसरे देशों को डिपेंडेंट बना लेता है। हम उस पोजीशन में अभी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों देशों के सामने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संकट है। आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर के बाद चाइना ने सर्वाधिक इंपोर्ट किया रशियन ऑयल का, उसके बाद भारत। तो आरआईसी समीकरण कई बार इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, हर जगह। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियां कब क्या बदल जाए ये कोई नहीं जान सकता है। तो वार्ता की सार्थक पहल करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज। हम इस मनोदशा के साथ अगर गए कि 1 इंच नहीं देंगे, है ना, तो ऐसी मनोदशा के साथ वार्ता का समाधान स्थायी कभी नहीं होगा, फिर तो चला आ रहा है 62 से लेकर अब तक चलता ही रहेगा। तो यह चाइना के लिए, उसके राष्ट्रहित में भी है, और भारत के लिए भी है, राष्ट्रहित के लिए जरूरी है। हाउ इंडिया मैटर्स फॉर चाइना। इंडिया के पास इतनी देर से क्या पढ़ा रहा हूं, लगभग 5 घंटे में ये समझ नहीं पाए कि इंडिया के लिए चाइना क्या मैटर करता है, क्या मैटर करता है। हमारे पास क्या है जी, 145 करोड़ की आबादी है, बड़ा बाजार है, दुनिया के मंच पर हमारी साख बढ़ी है, हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है ना, परचेजिंग पावर कैपेसिटी हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी 180 जो कंपनियां है उसका भारत में कहीं ना कहीं निवेश है, और कहीं ना कहीं भारत, तो भारत उसके लिए मायने नहीं रखता है। अगर उनका व्यापार जो है अगर अमेरिका से बाधित होता है तो उसके लिए भी बड़ा बाजार भारत में। जबरन प्रश्न मत बनाओ, है ना, सोच समझकर दिमाग लगाकर कुछ नया बनाते हैं, है ना, जो जेन्युइन सवाल है वो पूछो। किस प्रकार से सीमा बनाते हैं, ये कैसा सवाल है, किस प्रकार से सीमा बनाते हैं, जितने भाग में आपका कंट्रोल है, जितने हम उनसे बार्गेन करते हैं, ऐसा ऐसा टिपिकल यही यूपीएससी पूछे, किस प्रकार से सीमा खींचते हैं। अरे भैया तुम्हारा क्षेत्र मान लीजिए यहां से यहां के पार्ट में आप कह रहे हैं हमारा यहां क्लेम है, सामने वाला कह रहा है कि नहीं भाई हमारा क्लेम यहां तक है, तो दोनों के मध्य मार्ग होगा, कुछ ना कुछ, थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज करें, थोड़ा आप, यही होता है। चलिए ब्रिक्स को लेकर काफी न्यूज में रहा है ना, ब्रिक्स से इंडिया को क्या लाभ है अंतरराष्ट्रीय मंच पर, ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म एससीओ भारत के लिए कितना मायने रखता है। हमारा सवाल यही रहेगा कि जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय संगठन है, वैश्विक संगठन है, उसमें भारत के हित कितने इन्वॉल्व है, उससे इंडिया को क्या फायदा हो सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिक्स क्या है, एक्रोनिम है, शब्द संक्षेप है, इसमें 5 देश हैं, सभी आप सभी, तो कौन कौन, तो इसमें बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, ये इसके 5 फाउंडर देश हैं, है ना। बाद में आप देखें तो 2010 में इसमें कौन आ गया, साउथ अफ्रीका,
आगे चलकर इसमें कई अन्य देश का ब्रिक्स प्लस बन गए, कई देश और आ गए, उसमें 5 नए देश आ गए। कौन कौन? इजिप्ट। क्या करोगे, मेरा नेचर ही खराब है निशारा, वो बदलेगा नहीं, हम अगले जन्म में देखते हैं। एक यूपीएससी के एस्पिरेंट से एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन का, क्लास का, डिसिप्लिन का कुछ अलग होता है बेटा निसार। हम ना लोको पायलट को नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, हम जो है 4th ग्रेड के क्लास को नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, हम किसको पढ़ा रहे हैं? जो भविष्य में फॉरेन सेक्रेटरी बनेगा, होम सेक्रेटरी बनेगा, आईएएस बनेगा, जिला संभालेगा। हम किसी बचकाने हरकत वाले आम छात्र को नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हमारा आपसे एक्सपेक्टेशन भी वैसा ही होता है ना। जो छोटे बच्चे हैं उनकी, तो जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनसे हमारा, हम शिक्षकों का भी एक्सपेक्टेशन थोड़ा अधिक होता है। माना कि ऑनलाइन आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं अब पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं क्लास में कई बच्चे यूरोप क्या है, अब ये सवाल सुनकर किसी भी शिक्षक को क्या लगेगा भाई, कि धिक्कार है उसे पढ़ाने के स्तर पर कि वो क्या पढ़ा रहा है ना। और अगर एक एक जो है इतना सवाल जो है, जो जेन्युइन सवाल है, कभी भी जो आपको लगता है रेलेवेंट सवाल है, आप अपनी बौद्धिक जिज्ञासा शांत करने या नहीं आए क्लास में, 1 खरब सवाल दिमाग में उठता है, हम यूपीएससी की मांग के अनुरूप क्या सवाल है उसको पढ़ने आए, है ना। जो जेन्युइन सवाल है, देखो कितने शानदार तरीके से, अगर डाउट तक आओगे तो 90% आपको जवाब का उत्तर मिल जाएगा। अब अगर खुरेद खुरेद कर नया सवाल निकालोगे धरती से तो अलग बात है ना। न्यू मेंबर बिग प्लस में कौन कौन आए बताइए फटाफट। तो इजिप्ट, मिस्र जिसको आप कहते हैं, इथियोपिया, ईरान, अभी जनवरी 2025 में कौन आ गया? इंडोनेशिया, है ना। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीराट्स, यूएई, अभी नया देश कौन आ गया? इंडोनेशिया, ऑफिशियली जनवरी 2025 में। तो ब्रिक्स में अभी कितने देश हो गए बच्चों? कुल मिलाकर 10 देश, है ना। क्यों आया ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय मंच पर? सऊदी अरब नहीं है, गलत जगह लिखा, हर जगह है, सऊदी अरब है ही नहीं, अक्सर हर जगह लिखा मिल जाता है, ध्यान रखना, 10 ही मेंबर है। आप देख सकते हो इसमें ईरान भी है। ब्रिक्स क्या था? ब्रिक था जब तक ये 4 देश थे। ब्रिक जो है बेसिकली एक अमेरिकी ब्रिटिश अर्थशास्त्री है, जिम ओनेल, उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में वो काम करते थे, जाने माने अर्थशास्त्री ब्रिटेन के रहे। उन्होंने कहा कि जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो G7 के विरोध में अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो भी उभरती हुई आर्थिक महाशक्तियां हैं, उसमें 4 देश को वो देखता है ना। कौन कौन? तो ब्रिक कंट्री, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया और सी पर। तो वो कहता है कि अगर ये 4 देश जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, ये अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोलैबोरेट करके एक दूसरे की आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक मदद करते हुए अगर साथ में अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रयास करती है, तो ये एक व्यवहार विकल्प बन सकता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। किसका? G7 विकसित देशों का। G7 में बाद में रशिया की एंट्री हुई तो G8 हो गया। तो 2006 में गोल्डमैन सैक्स के 2000 के दशक में उन्होंने कहा था कि कंसेप्ट की एक ब्रिक इकोनॉमी बननी चाहिए, और विधिवत इसकी स्थापना अगर हम देखें तो इसका ऑफिशियल समिट पहला 2009 में रशिया में होता है, येकातेरिनबर्ग में, और 2009 में ऑफिशियली जो है यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर आता है। अब तक देखें तो ब्रिक्स की कई सम्मेलन हुए, जिसमें 3 बार सम्मेलन भारत में भी हुए। कहां? 2012 में कह लें, 16 में कह लें, 2021 में वर्चुअल, कोविड के बाद पहली बार वर्चुअल माध्यम से जो है ना मीटिंग हुई। और ऐसी स्थिति में 2026 में प्रस्तावित है इंडिया में दोबारा ब्रिक की बैठक। अभी हाल में रियो डी जेनेरियो, समझते हैं कहां है? ब्राजील में। ब्राजील में 6 से 7 जुलाई में ब्रिक्स देशों का अभी एक सम्मेलन हुआ, और यह सम्मेलन भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहली बार पहलगाम अटैक की निंदा ब्रिक्स के मंच से की गई, जो भारत के आतंकवादी विरोधी मुहिम को एक प्रकार से मुहर लगाता है। आखिर ब्रिक्स की स्थापना क्यों हुई थी? अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो नॉर्थ नॉर्थ कॉर्पोरेशन, आप जानते हैं, पहले ही बेसिक क्लास में आपको पढ़ाया है, साउथ साउथ किसका कॉर्पोरेशन? जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसमें रशिया को छोड़कर अन्य सभी, रशिया विकसित एक देश है, इसके अलावा जो नॉर्थ में अधिकतर विकसित देश कहां स्थित है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो इन्होंने अपने एक दूसरे की आर्थिक मदद के जरिए जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उनको अंतरराष्ट्रीय मंच पर उभरने के हर संभव प्रयास को बाधित किया है। जैसे एग्जांपल से समझे, जैसे जो भी ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं हैं, जैसे आप कहते हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, तमाम, इनसे अलग अलग देशों को लोन मिलता है, ऋण मिलता है अवसंरचनात्मक विकास के लिए या अन्य क्षेत्र में विकास के लिए। तो ये जो G7 कंट्री है, वो नहीं चाहते कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था उनके सामने एक व्यवहार विकल्प के रूप में खड़ा हो, इसलिए वे उनको बाधित करने का प्रयास करते रहे। और यही कारण था कि जो दक्षिण दक्षिण सहयोग की संकल्पना पर G7 जो विकसित देशों के संगठन है, उसके व्यवहार विकल्प के रूप में यह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन बनता है। कौन? ब्रिक्स। भारत के संदर्भ में इसकी क्या महत्व है, ये हमारे लिए काम का बिंदु है। तो बहुत कुछ फैक्चुअल कंटेंट है जो आपको पता ही है, फिर भी कुछ बिंदु जो है इसके बारे में संक्षेप में नोट करते हैं। लिखिए ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स के बारे में लिखिए। अंतरराष्ट्रीय मंच पर G7 जैसे विकसित देशों के द्वारा, G7 जैसे विकसित देशों के द्वारा अपने हितों के अनुरूप नीतियां, अपने हितों के अनुरूप नीतियों के इर्द गिर्द राजनीति तथा दुनिया की उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विरोध की नीति के जवाब में
दक्षिण दक्षिण सहयोग की संकल्पना पर आधारित, दक्षिण दक्षिण सहयोग की संकल्पना पर आधारित एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में ब्रिक की स्थापना, ब्रिक लिखना नॉट ब्रिक्स, ब्रिक की स्थापना अनौपचारिक रूप में 2006 में हुई, जबकि इसका पहला औपचारिक समिट सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में संपन्न हुआ। फर्स्ट ऑफिशियल समिट येकातेरिनबर्ग कहां है जी? रशिया का पार्ट शहर है रशिया का, रूस का। देखिए 2010 में ब्रिक में साउथ अफ्रीका के सम्मिलित होने के पश्चात ब्रिक्स का गठन हुआ। संक्षेप में एंट्री इसकी जानने के लिए थोड़ी बहुत, देखिए वर्तमान में, देखिए यहां जितना पढ़ाना चाहते हैं, यहां मनीषा दिक्कत है, 2.5 घंटे के बाद तो सर अब बस करिए, सर छोड़ दीजिए। चलिए देखिए, वर्तमान में ब्रिक्स में 5 नए सदस्य देशों की हाल के वर्षों में प्रवेश के कारण इसकी कुल सदस्य संख्या 10 है। नए शामिल देश निम्न हैं: इजिप्ट, मिस्र, इथियोपिया, तो 5 नए सदस्य देश, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिक प्लस। ब्रिक्स के गठन के कारण उद्देश्य, ब्रिक्स के गठन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, पहला दक्षिण दक्षिण सहयोग, अपवाद रशिया है इसका, बस दक्षिण दक्षिण सहयोग की भावना को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैश्विक पहचान प्रदान करने हेतु विकसित देश, G8 क्यों नहीं लिखते? क्योंकि रशिया इसका मेंबर है ना। विकसित देशों के द्वारा उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए उत्पन्न अवरोधों को दूर करने हेतु दुनिया के उभरते हुए या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मध्य राजनीतिक, आर्थिक,
सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने हेतु है ना। कमेंट में समय बर्बाद मत करो, नोट करते चलो कुछ कुछ, है ना। देखो जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एनालिसिस कम होता है, फैक्चुअल कंटेंट ज्यादा होता है ना। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है एक आधा देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या लिखा लास्ट में, दुनिया की उभरती हुई या दुनिया के उभरते हुए या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मध्य राजनीतिक, आर्थिक, है ना, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने हेतु एक पॉइंट और लिखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विकसित राष्ट्रों के विरुद्ध विकासशील व अल्प विकसित राष्ट्रों के हितों को मजबूती प्रदान करने हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों में संरचनात्मक सुधार को संभव बनाने हेतु शुरू हो गई ये मधु, अब अंशु वर्मा, है ना, अब शुरू हो जाएंगे ये लोग। हाँ, कल भी यही लोग 2-4 लोग थे जिनको देखिए इनका उद्देश्य क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है ना, में विकसित राष्ट्रों के विरुद्ध विकासशील व अल्प विकसित राष्ट्रों के हितों को मजबूती प्रदान करने के लिए, एक तरफ विकसित राष्ट्र है, चाहे सब्सिडी का मुद्दा हो, चाहे क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड रिफॉर्म्स का हो, चाहे यूएनओ में रिफॉर्म्स हो, हर जगह ये लोग क्या करते हैं, अड़ंगा डालते हैं, है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये जो मंच है वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो दुनिया के विकासशील या तीसरी दुनिया के देश हैं उनकी आवाज बनने के लिए, उनके हितों को अभिव्यक्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर विकसित राष्ट्रों की भेदभावपूर्ण व संरक्षणवादी नीति का प्रतिकार करने हेतु, है ना, विरोध करने हेतु। आप देखिए अमेरिका खुद जो है, जो ग्लोबलाइजेशन की सर्वाधिक वकालत करने वाला देश, संरक्षणवाद पर उतर आया है ना। टैरिफ बढ़ाना क्या है, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना, जो कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों के प्रतिकूल है ना। अंतरराष्ट्रीय संस्था संगठन में संरचनात्मक सुधार को संभव बनाने हेतु, जैसे यूएनओ में रिफॉर्म्स लाना है ना, सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन करना है। आप सोचिए कि जो आगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार जब पढ़ेंगे, कि आप सोचिए कि लैटिन अमेरिका से किसी भी एक को जो है रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है ना। आप देखिए अगर एशिया इतना बड़ा महादेश है जिसमें से सिर्फ चाइना को दिया गया है, इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना। तो ये सब जो है अंतरराष्ट्रीय संस्था, चाहे आईएमएफ हो, चाहे अन्य वर्ल्ड बैंक हो, या जो भी ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें रिफॉर्म जरूरी है, क्योंकि वो विकासशील राष्ट्र के लिए बाधा डालने का काम करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए विकासशील अर्थव्यवस्था को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट लानी है, आप लोन मांगने जाएंगे, आपको एक तो लोन डिले कर देंगे आपके प्रोजेक्ट को, 50 अड़ंगा लगा देंगे कि पर्यावरण को नुकसान होगा, पेड़ कटेंगे, तमाम ये सब, ये सर्टिफिकेशन चाहिए, ये लाओ वो लाओ, डॉक्यूमेंटेशन, 50 अंतरराष्ट्रीय नियम कानून प्रक्रिया का हवाला देकर आपकी परियोजना को क्या कर देंगे, डिलेट कर देंगे। तो जो परियोजना 2010 में स्टार्ट होनी चाहिए थी, फंडिंग नहीं हुई और टेक्निकल प्रॉब्लम से वो 2020 तक चली गई, उसके बाद क्या कहेंगे, फंड देंगे तो महंगे दर पर, है ना। कई अंतरराष्ट्रीय संधि प्रावधानों का एक उसमें हवाला देकर आपके लोन संबंधित डिमांड को क्रश कर देंगे। ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है। जैसे मान लो हमें बुलेट ट्रेन लानी है, हमें इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है, हमें एक्सप्रेस वे बनाना है, तो हम चूंकि विकासशील अर्थव्यवस्था है तो निधियों का, फंड का शॉर्टेज है, और ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, आईएमएफ से गुहार लगाएंगे। तो ये क्या कहेंगे, भारत की रेटिंग ऐसी है, ये है वो है, तुम्हारे यहाँ ये हुआ वो हुआ, 50 मोर्चों पर आपको घेरने का, आपकी परियोजना को डिले कर देंगे ताकि डेवलपमेंट आपका क्या हो जाए, हम पर हो जाए, है ना। तो जो इसका उद्देश्य क्या था, इन सभी बाधाओं को दूर करना, है ना। थोड़ा सा ब्रिक्स की अचीवमेंट्स क्या रही है और इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्रिक्स की उपलब्धियां, कमेंट फालतू बहुत देख रहा हूं, है ना, ज्यादा कमेंट नहीं पसंद है मुझे, फोकस कर लीजिए। जिनका मन नहीं लगता है, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए आप, अनावश्यक टीका टिप्पणी पसंद नहीं, है ना। जिनको पढ़ना है पढ़ेंगे ही। ब्रिक्स का अचीवमेंट, ब्रिक्स संगठन की अचीवमेंट्स रही है, बताइए, कमेंट करके 1-2 कमेंट देखें क्या लिख सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे विकासशील अर्थव्यवस्था को फंडिंग देने के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, जो कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को, विकसित देशों को क्या करेगी, उनकी अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराएगी, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो एनडीबी का गठन, यह ब्रिक्स की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, पहला न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन। जो अभी आप समझ रहे थे कि समस्या क्या रही थी, लोन मांगने जाते थे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, 50 जो है वह टर्म्स कंडीशन आपके सामने डाल देता था, महंगे दरों पर, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए लोन नहीं देता था, डिले कर देता था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो जिसका पिछलग्गू है लोन मिल गया, वरना किसी को लोन नहीं मिला, है ना। तो सबसे बड़ा इसका महत्व क्या है कि न्यू डेवलपमेंट $100 बिलियन के पूंजी से एक दुनिया के स्तर पर एक बड़े बैंक की स्थापना हुई, जो कर क्या रहा है,
अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को ऋण दे रहा है। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि जो ब्रिक्स के मेंबर देश हैं उसी को ऋण देगा, बल्कि जो भी विकसित या विकासशील या तीसरी दुनिया के देश हैं, अगर उनको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो वैसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं कि वो एनडीबी से लोन ले सकते हैं। जैसे जो ब्रिक्स का 6th समिट था, फोर्टिलिजा डिक्लेरेशन के जरिए एनबीडी की स्थापना हुई। तो लिखिए इसमें 2 लाइन लिखिए, $100 बिलियन की आधिकारिक पूंजी से एनबीडी की स्थापना 2014 में की गई। यह बैंक विकासशील व अल्प विकसित राष्ट्रों के अवसंरचनात्मक विकास हेतु रियायती दरों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो एक बड़ी बात है ना। अब आप देखिए कि इसके मेंबर किस किस महादेश के देश हैं। ब्राजील, लैटिन अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन, रशिया यूरेशिया को रिप्रेजेंट करता है, यूरोप में भी, एशिया में, इंडिया समझते ही हैं कहां है, चाइना जानते ही आप, साउथ अफ्रीका अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, इजिप्ट अफ्रीका से है, इथियोपिया अफ्रीका से है, ईरान एशिया का पार्ट है ना, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, आसियान देश है। पूरी दुनिया के स्तर पर अगर आप देखें यूएई एशिया का पार्ट है। तो ये एक ऐसा संगठन है जिसकी पहुंच एक आधा अपवाद को छोड़कर विश्व के लंबे भूभाग तक है ना। तो इसका भू सामरिक वजन अधिक है इस संगठन का। उभरती अर्थव्यवस्थाओं का बिल्कुल एक मंच है ना। अंतरराष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद हो, चाहे मानवाधिकार का मुद्दा हो, चाहे अफ्रीका में गृहयुद्ध जैसे हालात हो, चाहे गरीबी हो, चाहे भुखमरी, तमाम मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास ब्रिक्स ने किया है। आप सोच सकते हैं कि इथियोपिया जैसी छोटी कंट्री अगर ब्रिक्स में मेंबर है तो कहीं ना कहीं, नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक प्रभावशाली संगठन है। दूसरा पॉइंट लिखिए, उपलब्धियां। देखिए एशिया अफ्रीका तथा साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिका के उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एकीकृत कर प्रभाव क्षेत्र एवं व भू सामरिक आधार पर एक प्रभावशाली वैश्विक संगठन दक्षिण सहयोग में वृद्धि कह सकते हैं। वही बात हुआ जो यहां लिखे है ना। जैसे इसने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया किसको, यूएन जनरल असेंबली को, कहीं ना कहीं इसकी पहुंच और क्या है, बढ़ी है। तो एक आधा पॉइंट और लिखिए। इसके बाद एक प्रभावशाली वैश्विक संगठन लिखिए, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार हनन, गरीबी भुखमरी जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त समस्या के समाधान हेतु अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहल। देखिए उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए आकस्मिक कंटिजेंसी रिजर्व फंड, आकस्मिक आरक्षित निधि जैसी व्यवस्था। कंटिजेंसी रिजर्व फंड, कंटिजेंसी समझते हैं ना, कोई अचानक कोई बड़ी घटना हो जाए तो उसके लिए आकस्मिक रिजर्व फंड, आकस्मिक आरक्षित निधि जैसी व्यवस्था। यूएन में संस्थागत सुधार एवं सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के विस्तार को लेकर सहमति। ब्रिक्स के सदस्यों में आर्थिक संकट को रोकने हेतु सार्थक पहल। जैसे साउथ अफ्रीका में स्थिति आर्थिक मंदी आई,
ब्रिक्स ने मदद की, है ना। सार्थक पहल एग्जांपल आप लिख सकते हैं, साउथ अफ्रीका में आर्थिक संकट, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, सब कुछ है। इतना बड़ा संगठन है ऐमान, तो इसमें ये सब होगा कि नहीं होगा, सब कुछ है। थोड़ा सा भारत के लिए वृक्ष का महत्व, इसको देखते हैं लास्ट में हम लोग, क्या कि भारत इस मंच का प्रयोग अपने लिए कैसे कर सकता है, भविष्य में क्या रहा है। भारत के लिए वृक्ष का महत्व या प्रासंगिकता, भारत के लिए क्या क्या है। जैसे 13th ब्रिक्स समिट कहां हुआ था जी, दिल्ली में, वर्चुअल मोड में 2021 में। उसमें अफगानिस्तान में अगर आप देखें, तालिबान की सत्ता में वापसी को लेकर कड़े शब्दों में भारत ने विरोध किया था, रूस ने तभी समर्थन भी किया था, यहां तक कि चाइना भी कुछ हद तक तालिबान की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए तैयार हुआ, है ना। जैसे आप देखिए, अफगानिस्तान में अगस्त में घटनाक्रम 2021 की है और नवंबर दिसंबर में ये समिट होता है, जिसमें वर्चुअल, क्योंकि उस समय आप जानते हैं कोविड का फेज चल रहा था, तो ये वर्चुअल समिट हुआ। और ऐसी स्थिति में उसमें क्या किया गया, अगर आप देखें तो आतंकवाद का भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की, और जितने भी ब्रिक्स के देश हैं वो भारत के समर्थन में थे। तालिबान के मुद्दे पर भारत ने क्या कहा कि आतंकवाद के मुद्दा यह एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, एक वैश्विक मुद्दा है, और अगर तालिबान जैसे आतंकी चरमपंथी लोग सत्ता में काबिज होते हैं जो उग्रवाद को, आतंकवाद को संरक्षण देते हैं, समर्थन देते हैं, वैसी स्थिति में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आतंकवाद के एक नए स्वरूप में प्रसार का खतरा हो सकता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के जरिए रशिया से, चाइना से, इन देशों से अपील की कि तालिबान के मुद्दे में या स्पष्ट रूप से आतंकवाद के मुद्दे पर वो भारत का खुलकर समर्थन करें, और बहुत हद तक रशिया ने भारत का समर्थन भी किया। चीन ने भी अवश्य समर्थन की बात कही, परंतु कोई प्रभावी पहल नहीं किया। तो भारत क्या कर सकता है, ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म का प्रयोग कहां कर सकता है, जैसे आतंकवाद का मुद्दा हो, है ना, इसको अधिक हाईलाइट करने के लिए। जैसे पहलगाम अटैक को लेकर ब्रिक्स के मंच से अगर उसकी निंदा हुई, तो यह हमारे फेवर में दुनिया के स्तर पर गया है। कितने बड़े संगठन में पहलगाम मुद्दे पर कहीं ना कहीं उसका संज्ञान लिया गया। ब्रिक्स जैसे मंच का प्रयोग भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कर सकता है। जैसे एनबीडी, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी से लोन ले सकता है। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन सबको, जैसे आप देख सकते हैं रूस के साथ हम ऐसे भी हमारी साझेदारी है, हम और संबंध को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। भारत को कल को अगर यूएन में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, तो उसमें आप देख सकते हैं रशिया है, चाइना है, 2 परमानेंट मेंबर है ब्रिक्स में। तो हम रूस को तो कन्विंस कर चुके हैं, धीरे धीरे ब्रिक्स जैसे मंच से हम चाइना को भी क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। तो भारत के लिए ब्रिक्स, अगर आप देखें तो ब्रिक्स के सदस्य देश लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऐसी स्थिति में इंडिया अफ्रीका सहयोग जो है उसको भी ब्रिक्स के मंच से और बेहतर किया जा सकता है। तो भारत इतने बड़े संगठन, वैश्विक संगठन का अगर एक मजबूत प्लेयर है, मजबूत पार्टनर है, तो यह भारत के आर्थिक हितों के लिए, राजनीतिक हितों के लिए हमारे लिए क्या है, बहुत सारी इसकी जो है उपलब्धियां हैं। तो हम भारत के लिए महत्व, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म भारत को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट में नोट करिए, लिखिए कि आतंकवाद के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध भारत के अभियान को ब्रिक्स के मंच का समर्थन, आतंकवाद के विरुद्ध भारत के अभियान को वैश्विक ब्रिक्स के मंच का समर्थन भारत के लिए बड़ी उपलब्धि। उदाहरण के रूप में तालिबान की अफगानिस्तान में सत्ता की वापसी का ब्रिक्स के मंच से भारत द्वारा पुरजोर विरोध, अफगानिस्तान में सत्ता में तालिबान की वापसी तथा भारत द्वारा ब्रिक्स के मंच से इसका पुरजोर विरोध एवं भारत के समर्थन में रूस व चीन का आना, भारत के समर्थन में रूस व चीन का आना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर को प्रतिस्थापित कर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर को प्रतिस्थापित कर स्थानीय मुद्रा में लेन देन को संभव बनाने की पहल, स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक लेन देन को संभव बनाने की पहल को रूस, चीन एवं अन्य देशों का समर्थन, रूस, चीन एवं अन्य देशों का समर्थन, ये हमारे लिए भी अच्छा है, बहुत हम चिल्ला रहे हैं, है ना। तो ब्रिक्स के मंच से डॉलर के विरोध में स्थानीय मुद्रा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लेन देन को कहीं ना कहीं डॉलर को रिप्लेस करने की पहल, ऐसा नहीं कि हमने कर दिया। तीसरा लिखिए कि भारत की भविष्य उन्मुखी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं, भारत की भविष्योन्मुखी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं हेतु एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग, न्यू डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग। चौथा, ब्रिक्स के मंच से सदस्य राष्ट्रों से भारत में निवेश की पहल, ब्रिक्स के मंच से
इसके सदस्य राष्ट्रों से भारत में निवेश की पहल। नेक्स्ट, दक्षिण दक्षिण सहयोग की विचारधारा, दक्षिण दक्षिण सहयोग की विचारधारा संबंधित दक्षिण दक्षिण सहयोग एवं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की विचारधारा, दोनों लिख लें। दक्षिण दक्षिण सहयोग एवं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की विचारधारा संबंधित भारत के विचार को ब्रिक्स का समर्थन, भारत के विचार को ब्रिक्स का समर्थन। नेक्स्ट, ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्रों के साथ भारत के बेहतर व्यापारिक संबंधों, ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्रों के साथ भारत के बेहतर व्यापारिक संबंधों को बल। तो हमारे लिए ब्रिक्स क्या है? एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ना। जैसे आप देखिए कई बैठक आप पिछले 2023 में कजान में रूस में हुई बैठक, 2024 में देखें तो बीजिंग में, 2025 की बात करें तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, और जुलाई माह में जो हुई इसमें जिसमें पहलगाम अटैक और मिलकर सहयोग की बात को किया गया, डी डॉलराइजेशन, तमाम मुद्दों को संबोधित किया गया। तो बहुत कुछ जो है ब्रिक्स जो है वो भारत के की एक वैश्विक मंच पर एक मजबूत राष्ट्र की छवि को गढ़ रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि G7 का अल्टरनेटिव विकल्प क्या है? ब्रिक्स हो सकता है। अब ब्रिक्स को लेकर चैलेंजेस क्या क्या है? तो लास्ट पॉइंट में एक हेडिंग बना ले कि ब्रिक्स को लेकर चुनौतियां क्या है, समस्याएं क्या है। ब्रिक्स को लेकर चुनौतियां क्या क्या है, क्या क्या चुनौतियां हैं बच्चों बताइए, या समस्याएं क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या समस्याएं आपको लग रहा है ब्रिक्स को लेकर? इंडिया चाइना रिलेशन, अब देखिए इधर सदस्य देशों में आप देखें तो ईरान, यूएई, ईरान, बीच में सऊदी का आना तय था, लेकिन सऊदी का ड्रॉबैक, खींचा जाना, विड्रॉल क्या है। दूसरा, चीन की विस्तारवादी नीति कई बार। दूसरा, भारत एक ऐसा सदस्य देश है जो ब्रिक्स का भी मेंबर है और क्वाड का भी मेंबर है ना। तो भारत क्या कर रहा है? अपने को बैलेंस कर रहा है। इस साल यही क्वेश्चन पूछा है 2025 में मेंस में, कि एक तरफ भारत क्या है? ब्रिक्स का भी मेंबर है ना। यहां पर हम रशिया, चाइना के साथ, अमेरिका के है ना विरोध में खड़े हैं, जबकि भारत क्वाड जैसे मंच पर कहां है? अमेरिका के साथ। और क्वाड क्या कर रहा है जी? एशियन नेटो कहता है रशिया और चाइना क्वाड को। तो भारत दोनों जगह है ना। ऐसी स्थिति में ब्रिक्स के भविष्य को लेकर, दो ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्रों में सहमति को लेकर शंकाएं उत्पन्न होती। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की छवि और उसके विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय राजनीति ने भी ब्रिक्स को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। G7 देश जो है विकसित राष्ट्र, हमेशा वो ब्रिक्स का पुरजोर विरोध करते रहे, है ना, ब्रिक्स की का मजाक उड़ाते रहे। तो ये जो है, ये सारी समस्याएं जो है, साउथ चाइना सी विवाद को लेकर चीन के विरुद्ध आप देखें तो कई देश, जैसे इंडोनेशिया मेंबर बना है, साउथ चाइना सी जो है उसमें इंडोनेशिया का विवाद किसके साथ है? चाइना के साथ है। फिलीपींस का विवाद किसके? चाइना के साथ। तो ब्रिक्स को लेकर, जैसे साउथ अफ्रीका की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो रही है, सदस्य राष्ट्रों में भी अगर आप देखें तो आर्थिक स्थिति कुछ खराब हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रिक्स के सदस्यता का इसको पैन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो इसकी सदस्यता का हमें वो करना होगा, विस्तार करना होगा। उत्तर अमेरिका से आपके यहाँ कोई देश नहीं, क्या मैक्सिको नहीं हो सकता है विकल्प? क्या क्यूबा नहीं हो सकता है? तो यहां पर नॉर्थ अमेरिका से नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया से हमारे यहाँ ब्रिक्स के मेंबरशिप। तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन भी जरूरी है, क्योंकि एक दुनिया के पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करने वाला अगर वैश्विक संगठन बनना है तो दुनिया के विभिन्न महादेशों से इसमें देश जो है वह शामिल होंगे। तो ये सारी समस्याएं बच्चों ब्रिक्स को लेकर है ना। तो 4-5 प्रमुख समस्याएं जो है उसके बारे में हम लोग जो है लिखिए। ट्रेड वॉर तो अपॉर्चुनिटी है ना जी, सब इकट्ठा हो रहे हैं, हो ही रहा है। तो ट्रेड वॉर को आप बहुत निगेटिव नहीं सोचें, है ना, ठीक है समस्या जरूर है। लिखिए, ब्रिक्स के सदस्य देश भारत तथा चीन के मध्य सीमा तथा व्यापार संबंधित विवाद की अधिकता। भारत, ब्रिक्स के सदस्य देश भारत तथा चीन के मध्य सीमा तथा व्यापारिक विवाद की अधिकता। अब एक देखिए वैचारिक आपको समस्या दिखेगा। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो 5 बड़े प्लेयर। तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, रशिया और चाइना कैसे देश है? साम्यवादी देश है। तो विचारधारा के आधार पर, आर्थिक नीतियों के आधार पर मतभेद है। एक मुक्त व्यापार का समर्थक है, दूसरा क्या है? राज्य के संरक्षण में, राज्य के दिशा निर्देश में, उत्पादन प्रणाली पर राज्य के स्वामित्व की बात लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, देखिए राजनीतिक स्वरूप के आधार पर सदस्य देशों के मध्य वैचारिक विभेद, सदस्य देशों के मध्य वैचारिक विभेद। उदाहरण के रूप में ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली। उदाहरण के रूप में भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली, जबकि चीन, रूस जैसे राष्ट्रों में साम्यवादी राजनीतिक प्रणाली। नेक्स्ट, रूस तथा चीन को विश्व राजनीति से अलग थलग करने की अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्रों की नीतियां। रूस तथा चीन को विश्व राजनीति में अलग थलग, आइसोलेट करने संबंधित
यूएसए तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों की नीतियां, जैसे सैंक्शन इंपोज करके रूस की इकोनॉमी को क्या किया जा रहा है और कमजोर किया जा रहा है। अगला लिखिए, साउथ चाइना सी में विवाद के कारण चीन के विरुद्ध क्वाड जैसे सामरिक गठबंधन का निर्माण तथा इसमें ब्रिक्स के सदस्य देश भारत की महत्वपूर्ण स्थिति ब्रिक्स के सदस्य देशों में पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी क्या है, सीमित है। ब्रिक्स के सदस्य देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, P2P सांस्कृतिक संपर्क सीमित। नेक्स्ट, एक प्रभावी व मजबूत वैश्विक संगठन बनने हेतु ब्रिक्स की सदस्य संख्या अपेक्षाकृत कम। एक प्रभावी व मजबूत वैश्विक संगठन बनने हेतु ब्रिक्स की सदस्य संख्या क्या है, अपेक्षाकृत। भारत के विरुद्ध चीन का पाकिस्तान को हर संभव समर्थन और भी बहुत सारी है। पश्चिमी देशों की संरक्षणवादी नीतियां, तमाम ब्रिक्स को कमजोर करने की हर पहल। तो ब्रिक्स क्या है, भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, भारत ब्रिक्स जैसे मंच का प्रयोग कैसे कर सकता है। भारत बेसिकली देखो कर क्या रहा है, बैलेंस बनाना चाह रहा है पश्चिम और, है ना, सामाजिक पीपल टू पीपल P2P संपर्क, ब्रैकेट में लिख दिया, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी कोमल, सांस्कृतिक संपर्क सीमित, सामाजिक व सांस्कृतिक संपर्क क्या है, सीमित है। हाँ, भारत के विरुद्ध चीन का पाकिस्तान को समर्थन, है ना। तो भारत कर क्या रहा है, भारत क्वाड में भी मेंबर है क्योंकि उसे खतरा एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन से हमेशा है। ऐसी स्थिति में हम क्वाड के भी मेंबर हैं और दुनिया में हम विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विरुद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था की आवाज, दक्षिण दक्षिण सहयोग भी जरूरी है। तो हम ब्रिक्स, तो भारत संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है ना। इसलिए ट्रंप क्यों बौखलाया रहता है, आप समझें, ब्रिक्स को लेकर, है ना। पश्चिमी देशों की सख्त आपत्तियां हैं क्योंकि उनको लगता है कि भविष्य में ये बड़ा संगठन बन ही रहा और बड़ा हो जाएगा, तो G7 कंट्री के सामने एक बिगेस्ट चैलेंज के रूप में यह स्थापित हो जाएगा। तो बस आज इतना ही रखो, अगली क्लास सैटरडे संडे में लूंगा, सैटरडे में 2 ही घंटे लूंगा क्योंकि आपकी 3-4 क्लास रहती है।